दोस्तों आप इस पुस्तक को आप ध्यान से देखिए, ये आपको ट्रांसलेशन नज़र आ रहा होगा। दोस्तों आप देखिए, ये जो बुक है, इस पब्लिकेशन के दो बुक हैं, ठीक है। एक बुक आपके आते हैं +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, और जो सेकेंड बुक है वो है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों बुक हैं, इन दोनों बुक का क्या है, दोनों बुक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे को वो फुलफिल करता है। तो मैं आपको इंग्लिश की शुरुआत वहाँ से करना चाह रहा हूँ जहाँ से आप अक्सर सोचते हैं। आप अक्सर कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो अक्सर आप बोल देते हैं कि सर हम लोगों को शुरू से पढ़ाइए, हम लोग का जो इंग्लिश है वो बहुत वीक है, ग्रामर हमारी वीक है, ट्रांसलेशन हमारी वीक है। तो दोस्तों मैंने इसी को बेस बना करके उसी पैटर्न से मैं इस ट्रांसलेशन बुक को पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर आपको जो चीज़ें आपको पढ़ना है, मैं आपको उनका परसेप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ कि इस बुक में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि हम इसमें जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो टेंस के ही अराउंड पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में 3 चीज़ें याद रखनी होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है कि वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों अभी हमारा क्लास कंटिन्यू होता है और इस क्लास की जो पूरा पैटर्न है वो केवल 3 ही बातों पर बेस्ड है, और वो यही कि हम जो भी वाक्य हिंदी में रियलाइज करते हैं या फिर हम एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, तो उन हिंदी वाक्य के जो एंड है उस एंड में हम क्या देखते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपके सामने कुछ इस तरह के कंटेंट्स है, इस पुस्तक के कंटेंट्स आप देख सकते हैं। इस कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि लेस यानी कि चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर आपके 27 तक के, यहाँ तक जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, चाहे देखो जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप इस किताब का जो मेन थीम है वो यही है कि आपको केवल टेंस बताना है दोस्तों, क्योंकि पूरी इंग्लिश ही टेंस पर बेस्ड है। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश को सरल ढंग से सीखा जाए, तो मैं आपको 3 बातें याद रखने के लिए कहूँगा, जिसमें से मैंने पहला कहा कि सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि आप ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, इन पुस्तकों का मेन थीम ये है कि आपको ये सिखा पाना कि आप जो भी हिंदी वाक्य बोलते हैं उस हिंदी वाक्य के अंत में आप क्या देखते हैं। आप उसके अंत में क्या देखते हैं, कभी आपने देखा होगा हूँ, कभी आपने देखा होगा है, कभी आपने देखा होगा हैं, हो, और इस तरह के ढेर सारे ऐसे जो है एंडिंग वर्ड्स होते हैं उस हिंदी वाक्य के। तो हम उन्हीं हिंदी वाक्य के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर हम इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप बस 3 ही बात याद रखें। जैसे कि पहली बात जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि वो बातें कहीं कब जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ वाक्य बोल रहा हूँ, मैं दयालु और उदार हूँ, वो अच्छा और चालाक है, वो लंबी और सुंदर है, वो बिल्कुल सत्य है, राम जिद्दी है, सीता गरीब किंतु ईमानदार है, मोहन उदास और निराश है। तो दोस्तों आप कुछ यहाँ पर हिंदी वाक्य आपने पढ़ा, आप और भी पढ़ सकते हैं और भी देख सकते हैं, ये दे यहाँ से यहाँ तक है। तो कुल मिलाकर ये कि मैंने जो भी हिंदी वाक्य पढ़ा उस हिंदी वाक्य के यानी प्रत्येक हिंदी वाक्य का जो एंडिंग है वो क्या है। दोस्तों आप देखिए, इसमें आपका एंडिंग क्या है, हूँ है, इसमें एंडिंग क्या है आपका, इसमें आपका है। तो मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एंडिंग है वो क्या है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसका जो एंडिंग था वो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में आपका एंडिंग था हूँ, उसके बाद सेकंड में क्या है, यहाँ भी आपका देख रहे हैं, ये देखिए इसका जो थर्ड एंडिंग है वहाँ पे है, यहाँ भी आपका है, यहाँ भी है। दोस्तों आप जहाँ भी देख सकते हैं वहाँ आपको है नजर आएगा, या फिर हैं या हूँ या हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये चारों पहचान हूँ, है, हैं, हो, ये चारों पहचान जब भी आता है सेंटेंस के एंड में, वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो दोस्तों हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, हमारी शुरुआत होगी प्रेजेंट टेंस से, यानी एम इज आर से शुरुआत होगी। तो चलते हैं हम लोग एम इज आर को सीखने के लिए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इस इंस्ट्रक्शन को हमें पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में अगर हूँ, है, हैं, हो रहे तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद किससे करेंगे, एम इज आर से करेंगे। और ये एम इज आर के साथ आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज करेंगे, जिसे आप या तो नाउन या फिर प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आई के साथ आप हमेशा याद रखें एम का यूज होता है, ठीक है। तो जब भी आई और एम दोनों आपस में मर्ज होगा तो उसका हिंदी हो जाएगा मैं
हूँ। यहाँ पे मैं हूँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये है मैं हूँ। तो जैसे ही आई और एम को आप जोड़ेंगे तो वहाँ पर अर्थ निकलेगा मैं हूँ। फिर अगर वहाँ पे ही या फिर सी या फिर इट या फिर ही के साथ इज को जोड़ते हैं तो वो है, सी के साथ इज को जोड़ते हैं तो भी होगा वो है, इट के साथ जोड़ते हैं तो भी होगा वो है। तो दोस्तों इसको जो है डायग्राम में यहाँ समझाया गया है और आप यहाँ पर बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इस नियम के एम इज आर के 3 नियम है ना। नियम नंबर 1 में है कि भैया आप आई के साथ एम का प्रयोग ही करें। तो आप जब भी इंग्लिश की शुरुआत करें, तो जब भी आपको इंग्लिश बोलना होता है तो दोस्तों आप आई एम ही बोलते हो, ठीक है। उसके बाद कभी भी इंग्लिश बोलना होता है तो ही सी इट राम, जो कि ये तीनों के तीनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ही सी इट इसके साथ आप क्या यूज करने वाले हैं, यानी आप इसका यूज करने वाले हैं। उसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं वी है, यू है, दे है, उसके बाद इसी इन तीनों को कहा गया है प्लुरल सब्जेक्ट और इनके साथ अब यूज करने वाले हैं आर का। तो यहाँ पे इनके 3 नियम है, एम इज आर के ये 3 नियम कौन कौन से हैं, वो है ये। तो इन तीनों नियम को हम अभी जो नाम देना चाहें टेंस का, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इन पूरी पुस्तकों में 3 ही बात याद रखनी है कि टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एम इज आर के आधार पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों जो है टेंस से संबंध रखते हैं और इसलिए इनका नाम जो है प्रेजेंट टेंस है। तो दोस्तों मैं इन तीनों पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे तीनों फॉर्मूला देख सकते, फर्स्ट में आपका है आई एम, सेकेंड में है ही, सी, इट और राम, सबके साथ क्या है, इज का प्रयोग है। उसके बाद ये देखिए तीसरा फॉर्मूला वी, यू, दे, इन तीनों के साथ आप क्या यूज करने वाले हैं, आर का यूज। तो आप तो बहुत बार पढ़े होंगे ये ट्रांसलेशन, तो इसके बारे में मुझे बताने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब देख सकते हैं कि जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है, फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं दयालु और उदार हूं। तो दोस्तों आप मैं दयालु और उदार हूं, अब देखिए यहां पर मैं का अंग्रेजी यहां पर रेड कलर से लिखा हूं, मैं का इंग्लिश क्या है, आई के साथ क्या है, एम। अब यहां मिलाइए आई के साथ क्या है, यहां पे एम। उसके बाद प्लस में क्या है, अन्य शब्द। तो दोस्तों जब भी आई एम के बाद ये जो बाकी के ब्लैक बोल्ड कलर में जो यहां से लेकर के यहां तक वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, काइंड एंड जेनरस जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अन्य शब्द हो जाते हैं, समझ रहे हैं, ये आपके अन्य शब्द हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि मैं दयालु और उदार हूं का इंग्लिश बन गया आई एम काइंड एंड जेनरस। तो दोस्तों मेरे अंदर कितने गुण, 2 गुण हो गए, एक तो मैं काइंड हूं, दूसरा मैं जेनरस हूं। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ये, वो अच्छा और चालाक है। तो दोस्तों यहां पर वो अच्छा और चालाक है में हमारी जो एंडिंग है हिंदी वाक्य वो है से, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टेंस है। दोस्तों इसमें पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस है। मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि अभी आप पढ़ ही रहे हैं प्रेजेंट टेंस, अभी आप तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में तो सोचिए ही नहीं। पहले हम लोग प्रेजेंट को टेक ओवर करेंगे, फिर उसके बाद पास्ट में हाथ लगाएंगे, फिर फ्यूचर में हाथ लगाएंगे। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं दयालु और उदार हूं, तो इसका आपने बनाया काइंड एंड जेनरस। उसी तरह दूसरा में है कि वो अच्छा और चालाक है, तो वो अच्छा और चालाक का इंग्लिश बना ही इज गुड एंड क्लेवर। तो दोस्तों यहां ही इज गुड एंड क्लेवर कैसे बना आपको पता है, ये देखिए ये ही है, तो ही के साथ क्या लगा, यहां इज है। तो इन दोनों का आप तो मैं ये समझ लो कि इन दोनों का अग्रीमेंट है, दोनों का जो है एक समझ लीजिए कि ये दोनों जो है क्या कहते हैं, इनबिल्टअप है। मतलब यहाँ पे ही और इज दोनों का जो है ना एक परमानेंट रिलेशन है, दोनों का रिलेशन ऐसा है कि वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कभी भी ही के साथ एम का यूज या ही के साथ आर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये सब फिक्स है इसके लिए, इज के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ही, सी, इट और राम, ये जब भी किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत इन चारों में से किसी एक का हो, उसके साथ हमें लगाना होगा इज का प्रयोग। तो आप देख सकते हैं ही इज गुड एंड क्लेवर, तो यहाँ पे ही इज गुड एंड क्लेवर में ही के साथ क्या लगा, इज लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ पर लगाया ही के साथ आपने लगाया इज, फिर प्लस में क्या है, अन्य शब्द। तो बाकी के जो गुड एंड क्लेवर है ये भी आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए अन्य शब्द। यानी इनके बाद जो भी शब्द आते हैं उसे हम अन्य कैटेगरी में रख सकते हैं, अदर कैटेगरी में जिसे कह सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सेंटेंस में। देखिए दोस्तों तीसरा जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, वो लंबी है ना और सुंदर है। तो वो लंबी और सुंदर है में फिर वही बात, अब अगर इस वाक्य को थोड़ा सा गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि वो लंबी और सुंदर है, तो ये जो वो है वो कोई स्त्री लग रहा है, इसलिए तो इंग्लिश में सी से शुरू हुआ। तो यहां पर लिखा आपने कि सी इज, चलो सी इसी के साथ क्या लगाया आपने, इज। ये जो ब्लैक बोलकर में 1 कैटेगरी में आता है, तो लंबी है तो लंबी का टॉल हो गया, और फिर लिखा हुआ है कि और सुंदर भी, तो और का इंग्लिश एंड है और सुंदर का इंग्लिश ब्यूटीफुल है। तो आपका बन गया सी इज
टॉल एंड ब्यूटीफुल। तो आपका तीसरा भी सेंटेंस बना, सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे वाले पे। ये देखिए दोस्तों, चौथा वाला जो सेंटेंस है वो है यह बिल्कुल सत्य है। यहां भी हमारा जो एंडिंग है वो है से है, तो यहां भी देख सकते इट्स क्वाइट ट्रू। लेकिन ये बना कैसे? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह बिल्कुल सत्य है। इसके अंदर जिसकी चर्चा की जा रही है वो ना तो कोई व्यक्ति है और ना कोई जानवर है। यहां जो भी चर्चा की जा रही है यह एक क्या कहते हैं अदृश्य शक्ति, यानी जो चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनविजिबल चीज के बारे में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नाम या फिर ऐसी भावना जो कि हम उसे अनुभव करके समझ सकते हैं। जैसे यह बिल्कुल सत्य है, तो यहां पर सत्य को हम नहीं देख सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम वहां पे ऐसे हिंदी वाक्य को या हिंदी वाक्य की शुरुआत हम इट से करेंगे। तो यहां पर आपने लगा इट के साथ क्या लगाया? इज। उसके बाद ध्यान सुनिए, यहां पर है बिल्कुल सत्य। बिल्कुल का इंग्लिश होता है क्वाइट और सत्य का इंग्लिश होगा ट्रू। तो हो गया इट इज क्वाइट ट्रू। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां जो क्वाइट ट्रू आया वो आप देख सकते हैं कि क्वाइट ट्रू ना तो कोई व्यक्ति है ना कोई जानवर है। तो जब कोई व्यक्ति या जानवर नहीं होता है तो उसका सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका चौथा वाला सेंटेंस। और अब हम लोग चलते हैं अगले पांचवा में। देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ है राम जिद्दी है। यहां भी आपकी जो एंडिंग है वो है से है, तो राम जिद्दी है, तो राम इज ऑब्स्टिनेट। अब देखो राम के साथ क्या है? इज है। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नियम नंबर 2 में राम के साथ इज का प्रयोग है, इसलिए हमने यहां पे राम के साथ इज का प्रयोग लगाया। उसके बाद जिद्दी का अंग्रेजी क्या होता है? ऑब्स्टिनेट। तो देख सकते हैं ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है। एक चीज और जो दोस्तों में आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो ऑब्स्टिनेट वर्ड यूज हुआ है, पता है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ड है, लेकिन हम ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत बार हमें इस तरह के हिंदी शब्द यूज करने पड़ते हैं कि वो जिद्दी है, वो मेरा बेटा जिद्दी, मेरा भाई जिद्दी है, मेरी बहन जिद्दी है। तो इस तरह से जो हम वर्ड्स जो हिंदी में बोलते हैं उसका इंग्लिश हमें बहुत बार याद नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको जो है रिमेंबर या फिर इसको कवर करने का जो है मौका मिलेगा कि सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल वाले सेंटेंस में भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आपको संजो कर रखना चाहिए, जैसे ऑब्स्टिनेट, इसे आप याद कर लिया कीजिए। उसी तरह हम लोग चलते हैं यहाँ पे सीता गरीब किंतु ईमानदार है। तो देखिए सीता के साथ इज है। अब यहाँ पर सीता के अंदर दो गुण है, एक क्या है? एक गरीब है, एक ईमानदार है। तो मैंने क्या किया? गरीब का इंग्लिश पुअर कर दिया और ईमानदार का ऑनेस्ट। लेकिन दोनों के बीच में आप दोनों में से कोई यानी एंड जोड़ो या बट जोड़ो, तो यहाँ पर हो गया पुअर एंड ऑनेस्ट या पुअर बट ऑनेस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आपका अगला सेंटेंस था वो है सीता गरीब किंतु ईमानदार है। तो यहाँ पे देखिए सीता इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो बट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? किंतु को। किंतु का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में बट होता है, इसलिए आपने क्या किया? उन दोनों गुणों को बट से जोड़ दिया। तो दोस्तों ये भी आपका हुआ सॉल्व। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एग्जांपल, मोहन उदास और निराश है। तो दोस्तों यहाँ मोहन में क्या है? दो गुण है, एक उदासीपन है, एक निराशपन है। तो यहाँ मोहन उदास और निराश है के लिए मोहन इज। तो मोहन के साथ क्या लगा? इज। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा था कि जब भी राम जैसे नाम आ गया तो नाम के साथ यहाँ पर क्या है? इज है। तो यहाँ भी देख सकते हैं नाम के साथ इज। तो यहाँ आपने क्या लगाया? मोहन के साथ इज। तो मोहन के साथ इज लगा। उसके बाद क्या है? दो गुण उसमें, उदास और निराश। तो उदास का इंग्लिश क्या है दोस्तों? उदास का इंग्लिश आप देख सकते हैं सैड, और उसके बाद एंड डिसअपॉइंटेड। तो यहां पे आप देख सकते हैं डिसअपॉइंटेड। तो कुल मिलाकर ये कि आपका ये विभाग आपका हुआ सॉल्व। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस में। देखिए पटना अच्छा है किंतु स्वच्छ नहीं। तो दोस्तों ये वाक्य जो है इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो दो वाक्य है, लेकिन हम इसे एक ही मानेंगे। तो देखिए पटना अच्छा है और किंतु स्वच्छ नहीं। तो पटना के साथ क्या लगा? इज। क्या मैंने बताया था कि नाम के साथ क्या है? इज। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो यहां भी पटना है तो पटना के साथ इज। देखो जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाम आ जाए यानी वहां पर सिंगुलर नाउन यानी एक नाम आ जाए, तो आप याद रख लीजिए एम इज आर में से आपको केवल इज लगाना होता है। तो पटना इज गुड बट नॉट क्लीन। तो पटना के साथ इज लगा, तो यहां पर होगा पटना इज। आगे है अच्छा है किंतु स्वच्छ नहीं। तो अच्छा का इंग्लिश गुड, किंतु का इंग्लिश बट होता है, और स्वच्छ नहीं का इंग्लिश होता है नॉट क्लीन। तो यहां पे आपका ये भी सेंटेंस सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले सेंटेंस में। अगला वाक्य हमारा है भारत गरीब है किंतु कमजोर नहीं। तो भारत गरीब है किंतु कमजोर नहीं में क्या है? इंडिया इज पुअर बट नॉट वीक। तो दोस्तों यहां देखिए इंडिया के साथ आपने क्या लगाया? इंडिया के साथ आपने फिर नाम है तो यहां पे आपने इज लगाया। उसके बाद आप बता रहे हो कि इंडिया में कितने गुण? दो, एक है पुअर, एक है
वीक का। तो आपने क्या कहा, इंडिया इज पुअर, यानी कि इंडिया गरीब है, बट का मतलब किंतु, किंतु नॉट वीक, कमजोर नहीं। तो दोस्तों आपका यह भी सेंटेंस सॉल्व हुआ। ये देखो, तुम कमजोर और लाचार हो, तो तुम का इंग्लिश क्या, यू के साथ क्या, आर। अब बचा क्या, कमजोर और लाचार बचा, तो कमजोर और लाचार को इंग्लिश में बोलेंगे वीक एंड हेल्पलेस। तो देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि यू के साथ क्या लगा, यू के साथ आपको लगा है आर। बाकी के जो अनपार्ट है वो गया वीक एंड हेल्पलेस। क्या है, वीक एंड हेल्पलेस। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, तुम कमजोर, सॉरी, ये वे लोग ईमानदार है किंतु गरीब है। तो यहां भी आप देख सकते हैं वे लोग का इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, वे लोग का इंग्लिश लिखा हुआ है दे। उसके बाद दे के साथ क्या लिखा हुआ है, दे के साथ है आर। बाकी क्या है, तो दे आर। बाकी है ईमानदार है किंतु गरीब, तो ईमानदार है ऑनेस्ट, किंतु का इंग्लिश हो गया बट, गरीब का इंग्लिश हो गया पुअर। तो आपका ये भी सेंटेंस सॉल्व हुआ। उसके बाद ये देखिए, यहाँ हम लोग पूरी तरह से तैयार है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या है, हम लोग का वी है, तो वी के साथ आप क्या लगाओगे, वी के साथ आर लगता है। फिर मैं याद दिला दूं कि आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और इनमें 3 बात पढ़ रहे हैं, एम इज आर। एम किसके साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर है। उसके बाद पूरी तरह से तैयार है, तो पूरी तरह से का इंग्लिश होता है फुल्ली। तैयार का इंग्लिश क्या होगा, प्रीपेयर्ड। क्या है, प्रीपेयर्ड। आप ऐसा भी कह सकते हैं रेडी, यानी वी आर फुल्ली रेडी, ये भी बोल सकते हैं। प्रीपेयर की जगह पे रेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेडी वर्ड है ना, वो रेडी इज वीकर देन दिस वर्ड, यानी रेडी प्रीपेयर के तुलना में थोड़ा कमजोर अर्थ देने लगता है। आगे देखिए, कुत्ते जानवर है, तो कुत्ते जानवर है में कुत्ते का इंग्लिश क्या है, डॉग्स। अब यहाँ पर कुत्ते एक तो है नहीं, एक से ज्यादा है, तो डॉग्स के साथ क्या है, आर। दोस्तों यहाँ तो नाम आया, लेकिन नाम देख सकते हैं नाम के साथ इज नहीं आया, आर आया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसलिए यहाँ पे इसके क्या कहते हैं, इसके साथ इज ना आकर आर आया है। बाकी आप क्या है, बाकी है जानवर, तो जानवर का इंग्लिश हो गया एनिमल्स। तो हो गया आपका डॉग्स आर एनिमल। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि यूज ऑफ हम एम है ना, यूज ऑफ एम, यूज ऑफ इज, यूज ऑफ आर, हाँ, किस सब्जेक्ट के साथ हम लगा सकते हैं, जिसके नियम थे। नियम नंबर 1 थे कि आई के साथ एम का प्रयोग, नियम नंबर 2 थे ही, सी, इट, राम, इन सभी के साथ इज का प्रयोग, है ना। उसके बाद वी, यू, दे, इन सभी के साथ आर का प्रयोग। इस पर आपने एग्जाम्पल्स को बनाया। फिर आप आ जाए अपने एक्सरसाइज में। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दिखाई पड़ रहा होगा। नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको है ना हिंट्स भी दे दिया गया है। मतलब इसमें जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो मान के चलो कि आपको स्वस्थ या फिर खुश का इंग्लिश नहीं पता है, तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां आपको स्वस्थ और खुश का इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हिंट्स में आपका है यहाँ पे, मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो स्वस्थ का इंग्लिश इसमें तो नहीं है, लेकिन आप आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ बना हुआ है वो दरअसल थोड़ा सा पीडीएफ कट है, और मुझे मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसमें वो शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप बाकी के शब्द ढूंढ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं स्वस्थ और खुश हूँ, तो मैं स्वस्थ और खुश हूँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वो आप बना सकते हैं। आपको मैंने एक्सरसाइज बताया। दूसरा है तुम उदास हो किंतु निराश नहीं, तो दोस्तों आप इसी वाक्य को ले लीजिए ना, इसी वाक्य को एक बनाकर देख लीजिए। लिखा हुआ है मैं स्वस्थ और खुश हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या, आई के साथ क्या लगता है, एम का प्रयोग, तो आई एम। उसके बाद 2 बातें आ रहा है, स्वस्थ और खुश, तो स्वस्थ का इंग्लिश हेल्दी, खुश का इंग्लिश क्या होगा, हैप्पी। तो हेल्दी एंड हैप्पी, तो बस इतना ही तो आपको काम करना है। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज बनानी है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिए हैं, इसी के आधार पर एक्सरसाइज 1 है। तो दोस्तों आप इस एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा इसको बनाने में, और कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बात ये, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ट्रांसलेशन बनाने के दौरान ही आप देखेंगे कि प्रत्येक एक्सरसाइज के नीचे आपको ये वाली जो हिंट्स है वो साइन आपको दिखाई पड़ेगा, और उसके अंदर जो है वर्ड वोकैब्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उन सभी शब्दों का जो इंग्लिश मीनिंग और हिंदी दोनों आपको दे दिए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और हम देख सकते हैं अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने ये पढ़ाया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको इन चारों में से कोई भी मिल जाए तो वो आपका प्रेजेंट टेंस है। अब आप ये जो नियम पढ़ रहे थे, वो नियम नंबर, देखिए रूल नंबर 1 में पढ़ रहे थे, या आप ये कह सकते हैं कि एम इज आर के अंतर्गत अभी आप एक नियम को सीखे हैं। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। दोस्तों यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है 2,
ये है आपके नियम नंबर 2। ये नियम नंबर 2 क्या कहती है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कहा जाता है कि अब आपको ऐसे हिंदी वाक्य लाने हैं या फिर लिखने हैं जिसके अंत में होता है या जिसके अंत में होती है या जिसके अंत में होते हैं लगा रहना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि होता है, होती है, होते हैं अगर रहे तो उसका अनुवाद भी सेम वैसा ही करना है जैसा आपने इंग्लिश में पहले किया। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अभी अभी आपने जो हिंदी वाक्य पढ़े हैं उसी हिंदी वाक्य के पैटर्न पे आपको इंग्लिश बनाना है। जैसे अभी आपने बनाया है वैसे ही आपको इसे भी आपको बनाना है। ठीक है, तो नियम नंबर 2 के अंतर्गत हम ऐसे वाक्य सीखने वाले हैं जिन हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होते हैं, होती हैं लगा रहना चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है दूध उजला होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है होता है, यहाँ भी देख सकते हैं होता है, यहाँ भी है आपके होता है। दोस्तों जहाँ जितने भी वाक्य आप सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी आपके अंत में मिलेगा होता है, होते हैं, होती है। तो आप घबराइएगा नहीं, ये नियम नंबर 2 है। तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि हिंदी वाक्य हम किस तरह के लिख सकते हैं या फिर किस तरह के हिंदी वाक्य हम बोलेंगे और जिसको हमें इंग्लिश बनाना है वही सेम फॉर्मूला पे। तो देखिए दूध उजला होता है, तो दूध उजला होता है का इंग्लिश है मिल्क इज वाइट। इसमें कुछ अंतर है नहीं, है ना। इंग्लिश तो आप अगर देखा जाए तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो वैसा ही है जैसा नियम नंबर 1 में आपने सीखा, थोड़ा सा अंतर हिंदी में है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हिंदी में ऐसा अगर लिखा गया है तो आप घबराएं नहीं। आप इस पर एक और भी तर्क कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस हिंदी वाक्य के अंत में भी आपको वही मिल रहा है जो आपको मैंने पहले पढ़ाया। जैसे है, हूं, सब में आपको यही मिल रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द तो नहीं आ रहा है ना, जैसे था, थे, थी या फिर गागेगी, नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि भैया ये प्रेजेंट टेंस ही और हमारा फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको पहले बताया और वो फॉर्मूला आपका फिर यही है आपका फॉर्मूला। तो फर्क क्या है कि इन फॉर्मूलाओं पर अभी आपने एक तरह के यानी कि एक प्रकार के हिंदी वाक्य आपने सीखा जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो लगा होता है वो। अब नियम नंबर 2 में आप पढ़ेंगे उसी फॉर्मूला पे कि जिस वाक्य के हिंदी में होता है, होते हैं, होती है ना, होता है, होती है, होते हैं ये भी लगा रहेगा ना, तो भी हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। हमें यूज करना होगा इज, आर या फिर एम को यूज करना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले नियम पे। देखिए दोस्तों, दूध उजला होता है तो इंग्लिश क्या है, मिल्क इज वाइट। तो अब यहां सवाल ये कि दूध उजला होता है में यहां पे सब्जेक्ट में कौन है, मिल्क, है ना। सब्जेक्ट में क्या है, दूध। क्या उजला होता है, दूध। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं मिल्क। अब ये नाम है ना, तो नाम है तो मैंने क्या सिखाया, अगर नाम है तो इज लगाओ, समझ रहे हो। अब चलो, मिल्क इज दूध है, क्या है उजला, तो उजला का इंग्लिश क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया उजला का इंग्लिश वाइट। अगर गर्म होता तो हॉट, अगर ठंडा होता तो कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मिल्क इज वाइट। दूसरा है चीनी मीठी होती है। तो चलिए चीनी का इंग्लिश क्या है, चीनी का इंग्लिश हो गया शुगर। उसके बाद नाम है ना, ये चाहे देखो नाम किसी का भी हो, चाहे आदमी का, जानवर का, स्थान का या किसी वस्तु का नाम ही क्यों ना हो, हम सब के साथ क्या लगाएंगे, हम इज़ार में इज लगाएंगे। तो शुगर के साथ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इज है। तो शुगर इज, तो क्या हुआ, शुगर इज का मतलब हुआ चीनी है। क्या है, मीठा, तो मीठा का क्या हो गया, स्वीट। तो हो गया ना, शुगर इज स्वीट। उसके बाद चलते हैं, कोयला काला होता है, तो कोयला का इंग्लिश क्या है, कोल। अब कोल यहाँ भी नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है तो उसके साथ भी आप इज लगा रहे हो, तो हो गया कोल इज। काला का इंग्लिश क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अगर गर्म होता तो हॉट हो जाता। उसी तरह से यहाँ है सोना पीला होता है, तो फिर वही बात आ गया। कोई देखो यहाँ भी वस्तु का नाम ही आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में वो नाम ही आ रहा है। तो सोना का इंग्लिश गोल्ड हो गया, फिर गोल्ड के साथ आपने क्या लगाया, इज लगाया आपने। उसके बाद पीला का इंग्लिश क्या होगा, पीला का इंग्लिश येलो होता है, तो हो गया गोल्ड इज येलो। फिर उसके बाद देखिए चांदी उजली होती है, तो चांदी का इंग्लिश क्या है दोस्तों, सिल्वर। फिर देखिए यहाँ भी नाम आया, तो यहाँ भी आपने क्या लगाया, इज लगाया। अब देखो सिल्वर इज, तो हो गया चांदी है या चांदी होती है, क्या होती है, वाइट यानी उजला। उसी तरह से हम चलते हैं, संत दयालु होते हैं, तो फिर यहाँ भी नाम देख सकते हैं दोस्तों, संस। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे आर क्यों आया, यहाँ तो संत नाम है ना, तो यहाँ आर क्यों आया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो संत है ये काउंटेबल नाउन है। पहली बात तो ये काउंटेबल है, और दूसरी बात ये कि हम जिसे गिन सकते हैं, ठीक है, वो दोनों चीज होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं है। हाँ, इसमें से मैं अगर इसको हटा दूं, यानी एस को अगर हटा दूं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, तब हमें इज लगाना होगा, ठीक है, तब हमें आर की जगह पे इज लगाना। लेकिन यहां पर एस लगा हुआ, इसका मतलब है कि संत प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं संत्स आर
काइंड। मतलब अगर नाम में प्लूरल है तो आर लगेगा, और अगर नाम में सिंगुलर है तो इज लगेगा। समझ रहे हो? जैसा कि आप सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ, कोल के साथ, शुगर, मिल्क, इन सभी को आप गिन नहीं सकते, और जो चीज गिन नहीं सकते हैं वो परमानेंट सिंगुलर ही होता है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन जो चीज गिन सकते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, जैसे कि सन्स को, बॉय को, बॉयज को, गर्ल्स को, डॉक्टर, डॉक्टर्स को, इस तरह के ढेर सारे ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। तो यहां पे सन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अगर यहां से मैं एस को हटा दूं तो यहां पर संत का मतलब एक संत होता, तब यहां पे मैं आर की जगह इज लगाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर संत में एस लगा हुआ है यानी प्लूरल है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि संत के साथ आर लगेगा, तो बना संत आर, यानी कि संत होते हैं। संत आर का मतलब संत होते हैं। क्या होते हैं? दयालु। तो दयालु का इंग्लिश आप देख सकते हैं काइंड। उसके बाद देखिए बच्चे नटखट होते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, यहां भी आ रहा है नाम ही है, ये भी नाम ही है। बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे का इंग्लिश क्या है? चिल्ड्रन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? आर। तो दोस्तों फिर वही बात हुआ जो आपने अभी संत के बारे में पढ़ा, वही आपने बच्चे के बारे में पढ़ रहे हो आप। अब देखिए यहां पे चाइल्ड का मतलब एक बच्चा होता है। अगर यहां पर जो है आर ई एन नहीं लगा होता तब मैं आर के जगह पर इज लगाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आर ई एन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि चाइल्ड प्लस रेन, चाइल्ड प्लस रेन, इसको जोड़ दीजिए तो बनता है चिल्ड्रन। तो यहां पर चिल्ड्रन एक बच्चा नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा बच्चा है, तो इस केस में आप आर ही लगाएंगे, वैसे ही जैसे आपने संत के बारे में सोचा है या फिर संत के बारे में आप समझे हैं। तो चिल्ड्रन के साथ आप आर लगा सकते हो, तो यहां पर लगा चिल्ड्रन आर। बदमाश का क्या होगा, या फिर नटखट का? नॉटी। तो हो गया ना, चिल्ड्रन आर नॉटी। आप सोच रहे होंगे सर संत में एस लगाकर प्लूरल बना और चिल्ड्रन में ईएन लगाकर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी नाउन के नंबर तो दो होते हैं, या बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हो कि एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि किसी भी नाउन को है ना नंबर में बदलने के केवल और केवल एक तरीका नहीं है, इनके भिन्न भिन्न तरीके हैं। उनमें से प्रमुख तरीका आपका जो है वो एस वाला है, कि जिस किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ई एस लगा देते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। हमने बहुत बार इन्हीं को सीखा है। तो प्रमुख नियम ये है, लेकिन बाकी के जो अदर नियम है उन नियमों में से एक नियम वो भी है कि कुछ नाउन के अंत में आर्यन लगा करके मैंने कहा कि चिल्ड्रेन में चाइल्ड प्लस रेन, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन का जो प्लूरल है वो संत के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि अब देखिए किसी भी नाउन के जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं उनके दो नियम है। एक तो वे नियम है जिसके अंत में एस या एस लगा दीजिए, और दूसरा वे नियम है कि वे नियम के विपरीत आता है। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिसके अंत में आपको केवल आर ई एन लगा दीजिए तो वो आपको प्लूरल बन जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन होते प्लूरल है, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगेगा लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो इस तरह के दूसरे कैटेगरी वाले प्लूरल नाउन होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगले जो आपके राउंड चलने वाले हैं उस राउंड में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी आप कुछ बेसिक चीज को ही अभी समझें। तो चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए यहां पे आर लगाया गया, और नटखट का नॉटी होता है तो हो गया चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे बदमाश हैं या फिर नटखट होते हैं। अब चलते हैं अगले वाक्य पर। आम मीठे होते हैं। तो दोस्तों आम मीठे होते हैं में आम का इंग्लिश क्या? मैंगोज। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंगोज लिखा हुआ है। अच्छा मैंगोज के साथ क्या है? आर है। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर मैंगोज के साथ आर क्यों लगा, तो आपको मैं कहूंगा कि कॉमन सेंस लगाओ। मैंगो में क्या लगा हुआ है? ईएस लगा हुआ है, तो मैंगो क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, तो इसलिए यहाँ भी आपने आर लगाया। और आम मीठे होते तो मीठा का इंग्लिश आपने कहा स्वीट, तो हो गया मैंगोज आर स्वीट। इसी तरह से लास्ट है बर्फ ठंडा होता है। बर्फ का इंग्लिश क्या है दोस्तों? आइस है। आइस के साथ क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर आइस के साथ इज क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आइस है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते, इसे आप नापेंगे। तो जो चीज आप नापते हो या तोलते हो उन सभी के साथ इज लगता है, खासकर इस टेंस में जो अभी आप लेसन पढ़ रहे हो। तो हो गया आइस इज कोल्ड, तो हो गया बर्फ ठंडा होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे जैसे आपको मैंने पढ़ाया सेम यही चीजें आपको एक्सरसाइज में दिया गया है, सेम वही चीजें, केवल उनमें अर्थ बदल दिए गए हैं लेकिन वाक्य के फॉर्मेट सेम वैसा ही है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा हुआ है बिल्लियां फुर्तीली है ना होती है। तो दोस्तों यहां जो वाक्य लिखा हुआ है कि बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो बिल्लियां हैं यहां पर, तो इंग्लिश में कह सकते हैं कि बिल्लियां, तो कैट्स।
समझ रहे हो? कैट्स, तो बिल्लियां का क्या हो जाएगा? कैट्स। कैट्स के साथ आप ही बात करो, अभी डिसाइड करो अमीजार में से क्या होगा। कैट्स प्लूरल है तो अमीजार में से क्या होगा? आर लगेगा, तो हो जाएगा कैट्स आर। अब फुर्तीली का इंग्लिश यहां पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए फुर्तीली का इंग्लिश, ये देख लीजिए अजाइल है। तो दोस्तों इसमें अगर मान के चलिए कि जो भी वाक आप बना रहे हो उन सभी वाक में ध्यान रखना है कि एम किसके साथ, इज किसके साथ, आर किसके साथ लगेगा। तो यहां पर ये वाली एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, बना करके अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें जो भी वर्ड, जैसे किसान गरीब है तो गरीब का इंग्लिश ढूंढना है तो आपको नीचे में मिल जाएगा, पुअर होता है। और अगर किसान का ढूंढना है तो फार्मर हो जाएगा। मनुष्य का इंग्लिश ढूंढना है, मनुष्य मरणशील होता है तो मरणशील का इंग्लिश ढूंढना है तो आप नीचे देख सकते हैं मोर्टल है। तो दोस्तों इसमें जो भी वर्ड्स आपको ढूंढना है या फिर चाहिए वो सब आपको ये हिंट्स वाले जो है ना कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके थे एक्सरसाइज 2। दोस्तों सेम एक्सरसाइज 2 के ही आधार पर एक्सरसाइज 3 आपको दिया गया है। देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह की एक्सरसाइज खुला हुआ है। यहां भी आपका जो कहा गया है कि आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसको आप ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके 3 वाला है। इसमें भी वही चीजें हैं जो अभी आपने पढ़ा है। वो क्या है? सोनू घमंडी और उदंड है। तो देखो सोनू घमंडी और उदंड है, यहां भी आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस है, तो सोनू का इंग्लिश क्या होगा? सोनू ही होगा। सोनू क्या, कितना आदमी? एक आदमी है। तो बताइए इसके साथ क्या होगा अमीजार में से? तो इज लगेगा, तो सोनू इज। अब सोनू में 2 चीजें हैं, घमंडी भी है और उदंड भी है। तो घमंडी का इंग्लिश ये देख लो, घमंडी का प्राउड है, उदंड का एरोगेंट है। अब इन दोनों को एंड से जोड़ दो तो हो जाता है सोनू इज प्राउड एंड एरोगेंट। तो सेंटेंस बन गया मिस्टर सोनू इज प्राउड एंड एरोगेंट। तो सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें भी सारा खेल एम इज आर का। ये एक्सरसाइज 3 में दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो वर्ड वोकैबुलरी आप देख रहे हैं ये कम महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे बच्चों के लिए जो इंग्लिश में चाह रहे हैं कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो। भैया आप ये चाहते हो कि इंग्लिश आपकी कॉन्फिडेंट हो, इंग्लिश आपका जो है बहुत ही ज्यादा जो है एक क्या कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स देने वाली हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश एक कंफर्टेबल लेवल पर बोला जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यही कहूंगा कि आपको छोटी छोटी चीजें और जो बेसिक चीजें होती है, मूल्य चीजें जो होती है, उसे तो आपको अपने दिमाग में जो है उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड्स है, इन सभी वर्ड्स को आप कम इंपॉर्टेंस मत समझिए, इनका महत्व कम नहीं है। इनका इतना महत्व है कि इनके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आप एक अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश की जो बोलने की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, ठीक है। तो इस वर्ड्स को आप या तो कैप्चर कर लें या फिर आप किसी कॉपी डायरी में जाकर के आप इसे ऐड कर लें। देख सकते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल यूज होता रहता है और वो भी डेली यूज होता है। देखिए इसमें जितने भी वर्ड देगा, प्राउड मने घमंड, एरोगेंट मने उदंड, टायर्ड मने थका हुआ, बट मने पर है, उसके बाद नॉट डिफीटेड मैंने हरा हुआ है, लकी या फिर फॉर्चुनेट है। तो लकी और फॉर्चुनेट इसमें आपको दो वर्ड्स तो मिला। लकी के बारे में आप पहले से जानते थे कि भाग्यशाली होता है, लेकिन लकी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, ये वाली देखो फॉर्चुनेट, इसका भी मतलब होता है भाग्यशाली। तो जहां पे आप अक्सर बोलते थे आई एम लकी, यू आर लकी, इज लकी, दे आर लकी, उसके जगह पे आप फॉर्चुनेट बोल सकते हैं, आई एम फॉर्चुनेट, यू आर फॉर्चुनेट। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूजफुल वर्ड्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको मेमोराइज कर लेनी चाहिए, आपको जहन में इसको अच्छी तरीका से संजोकर रख लेनी चाहिए। तो ये आपके एक्सरसाइज 3 वाले। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो यही कि यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग आप हिंदी वाक्य के किन किन बनावट वाले हिंदी वाक्यों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी शुरुआत है वो है यूज ऑफ वॉज और वर का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका है पास्ट टेंस। तो अब चलते हैं हम लोग पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। यहां पे आपको 2 ही बात याद रखना है कि भैया आप पढ़ रहे हो वाज और वर का प्रयोग। अब भूलना मत कि आप एम इज आर पढ़ ही रहे हो, आप पढ़ रहे हो वाज और वर, यानी आप एंट्री मारे हो पास्ट टेंस में। आप प्रेजेंट टेंस को भूल जाइए, जो भी आपने पढ़ा वो वहां पढ़ा प्रेजेंट टेंस में, अब आप एंट्री मार चुके हैं पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में क्या पढ़ने वाले वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पास्ट टेंस में आप पढ़ने वाले हैं कि अब आप कौन से यानी किस तरह के हिंदी वाक्य इसके अंतर्गत आने चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 2 तरह के नियम वाले वाक्य को आपने बनाना सीखा, उसी तरीका से पास्ट टेंस में वाज और वेयर के अंतर्गत हम जो भी हिंदी वाक्य बनाएंगे हमें देखना होगा कि वाज और वर पर जो भी हिंदी वाक्य आते हैं उन सभी हिंदी वाक्यों का एंडिंग लाइन क्या है। वैसे ही जैसे कि आपने यूज ऑफ एम इज आर वाले हिंदी वाक्य के एंडिंग लाइन पर फोकस किया था, ठीक है दोस्तों। तो एंडिंग लाइन वाले जो है वो क्या है वो आप देख सकते हैं, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको आप समझ लीजिए। सिंपली तो मैं आपको यही कहूंगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में इन चारों में से कोई एक भी आ जाए तो आप मान के चलिएगा कि वो पास्ट टेंस है। पहली बात, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं गरीब किंतु संतुष्ट था, तो यहाँ पर था वाला बात आ गया। वो अमीर किंतु दुखी था, यहाँ भी था आ गया। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, तो सब में या तो था है, या तो थी है, या तो थी है। अब सवाल ये है कि इतना तो समझ में आ गया कि चलो वॉज और वर का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं, और हम इस वॉज और वर का अप्लाई, हम वॉज और वर का प्रयोग हम लोग वहीं करने वाले हैं जिस हिंदी वाक्य के एंडिंग लाइन या तो था, या तो थी, या तो थी है। लेकिन यहां आपको एक बात और ध्यान रखना है कि भैया ये जो वाज है और ये जो वर है, इन दोनों का जो है जुगाड़ या फिर दोनों का जुगलबंदी है, ये नहीं सॉरी, ये आप मान लें कि ये जो वाज है और वर है, ये किन किन सब्जेक्ट के साथ आएगा। मतलब वाज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा। जैसा कि आपने वहां सीखा था कि अमेजार में एम आई के साथ आया था, उसी तरह इस जो है ही सीट और राम के साथ आया था, और आर जो है यू वी दे के साथ आया था। सेम उसी तरह पास्ट टेंस में भी वही नियम है कि आप वाज किसके साथ लगाओगे, वर किसके साथ लगाओगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपके सामने ये वाली पार्ट देखिए, यहां कहा जा रहा है कि जो वाज और वर है ना, इनके बारे में आप जान लीजिए। यहां पर देखिए आई है, ही है, सी है और इट है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आई, ही, सी, इट पास्ट टेंस के अंदर इन चारों के साथ आपको क्या लगाना है, आपको लगाना होगा वाज का प्रयोग। क्या लगाना है, वाज का प्रयोग। चलिए जैसे एक एग्जांपल है, आई है तो वाज, ही है तो वाज, सी है तो वाज, इट है तो वाज। तो आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज। तो चलिए यहां पे आपको समझ आ गया कि आई, ही, सी, इट, इन चारों के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। बाकी के ये जो तीन वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, वी है ना, कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, वी है, यू है और दे है। इनके साथ आपको क्या यूज करना है, वर का यूज करना है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर हम और आप यही दो बातें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसलेशन तो आप बना लेते हो, अमेज़न पर भी, वॉजवेयर पर भी बना लेते हो, नहीं, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो पता नहीं आई के साथ तो कभी कभी हम लोग जो है इज लगा देते हैं, कभी कभी आई के साथ आर लगा देते हैं। चलो आई के साथ अगर कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत है तो यू के साथ आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। उसी तरीका से यहाँ भी वही बात है कि भैया आपको ध्यान रखना है कि वाज हम कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, वर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। इनके दो नियम है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया वही नियम फॉर्मूला में आपको है ना बना करके दिया है। इनके दो नियम है, सेम वही नियम, आई, ही, सी, इट, इन सब के साथ क्या यूज करना है, वाज का प्रयोग। ये देखो नियम नंबर 2 में क्या है, वी, यू और दे, इनके साथ क्या यूज करना है, वर का प्रयोग। सेम वही बातें रिपीट की गई जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम लोग आते हैं नीचे में। अब देखिए इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं हिंदी वाक्य में। अब हिंदी वाक्य पढ़िए यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला जो वाक्य है ना, फर्स्ट वाला वाक्य मैं गरीब किंतु संतुष्ट था। तो दोस्तों आपका हिंदी वाक्य का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो आप लेफ्ट साइड में जो हिंदी वाक्य आप देख रहे हैं, यानी ये साइड जो देख रहे हैं, ये साइड, ये जो आपका हिंदी वाक्य है, आपको इस तरह की हिंदी वाक्य खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, या फिर आपको एक्सरसाइज मिलेंगे जैसे कि एक्सरसाइज 4 में आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हिंदी वाक्य आपको बनाने हैं, उनमें आपको केवल 2 ही बात याद रखना है कि वाज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो हिंदी वाक्य मैं गरीब किंतु संतुष्ट था। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है आई वॉज के बाद फिर वही बात अन्य शब्द में आ जाता है, पुअर बट सेटिस्फाइड। तो यहां पर गरीब का हो गया पुअर, और किंतु का इंग्लिश हो गया बट, क्या हो गया बट, उसके बाद संतुष्ट का इंग्लिश क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो यहां पर जो वाक्य बना आई मैं गरीब किंतु संतुष्ट था, तो आई के साथ क्या लगा, आई के साथ वाज है कि नहीं, यहां पर ध्यान से देखो आई के साथ वाज है कि नहीं। ठीक है, ही के साथ, ये देखो ही के साथ यहां पर क्या लगा हुआ है, वाज है कि नहीं। बाकी के जो ये जो पार्ट है ये आपके अन्य शब्द में आते हैं। ठीक है, इसका कोई झंझट नहीं है, इसके बारे में आप ज्यादा टेंशन ना लें कि वाज के बाद या वर के बाद जो शब्द हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि इसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो चीज है वो ये है, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट और उसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो है। तो यहां पर आई के साथ क्या लगा, वाज। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आई है तो आई के साथ क्या है, इस डायग्राम में देख सकते हैं वाज है कि नहीं है। तो यहां पर आई के साथ आपने वाज लगाया। फिर दूसरा में क्या है, ही के साथ भी क्या लगा, वाज लगा। आप नियम में जाओ, अगर आप ध्यान से देखिए ही के साथ वाज लगा, एक बार देख लो, यानी आप जाओ वहां पे और देखो कि ही के साथ वाज है कि नहीं, तो आपको मिलेगा हाँ वाज है। फिर यहां देखिए सी के साथ भी वाज है, फिर आप नियम में चले जाए, यानी आप नियम नंबर 1 में चले जाएं। तो आपको इस तरीका से प्रत्येक के साथ करना है। इट के साथ वाज है या नहीं है, तो यहां पर इट को इंक्वायरी करने के
के लिए या फिर इनको चेकआउट करने के लिए आप चले जाए नियम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये इट है। अब इट में यहाँ पर दिखाई तो पड़ रहा है, यानी यहाँ तो हमें इट मिला, लेकिन इस डायग्राम में हमें देखना है क्या है, वाज है, तो इसका मतलब है इट वाज है। तो दोस्तों आपको इससे क्या फायदा होगा कि आप जो है बहुत कम पढ़ेंगे लेकिन आप चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। इस तरीका से अगर आप पढ़िएगा तो मुझे यकीन है कि आप पढ़ेंगे कम लेकिन समझेंगे ज़्यादा। तो मैंने आपको जो नियम अभी बताए हैं, आप इस नियम को भी आप अप्लाई करके आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीका से फर्स्ट वाला सेंटेंस हुआ आई वाज, और उसके बाद अन्य शब्द में पुअर बट सेटिस्फाइड। तो पुअर बट सेटिस्फाइड का हिंदी है गरीब किंतु संतुष्ट। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो काला रंग का जो भाग है, ये काला पार्ट वाला जो है ये, और ये जो काला पार्ट है ये, इस पर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भूलना है, क्योंकि ये दोनों चीज सेम है, यानी ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी के ये जो मैं लाल कलर में है और था लाल कलर में है, तो ये है मैं का आय और था का वाज है। समझ रहे हो बात को? तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर स्थिति में आप लोग इसको जो है इग्नोर करके निकल लेते हैं, जिससे आपको क्या होता है, जो चीजें आपको और गहराई से समझ आनी चाहिए थी वो चीजें आपको और क्या कहते उतनी गहराई से समझ में नहीं आ पाती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देते जाना है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आई के साथ वाज है, बाकी का पार्ट हो पुअर बट सेटिस्फाइड तो हो गया, मैं गरीब था किंतु संतुष्ट था। देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं, ये हिंदी वाक्य वैसा ही। उसके बाद दूसरा अनुवाद है मैं अमीर किंतु दुखी था, तो मैं अमीर किंतु दुखी था का हो गया, मैं क्या कहते हैं, सॉरी, वो अमीर किंतु दुखी था, तो वो का इंग्लिश हो गया ही के साथ वाज, तो ही वाज। अमीर का इंग्लिश रिच, किंतु का बट, और नाखुश का अनहैप्पी या दुखी का अनहैप्पी, तो हो गया ना ही वाज रिच बट अनहैप्पी। वो अमीर तो था किंतु उदास था या फिर दुखी था। उसी तरीका से तीसरा जो हिंदी वाक्य है वो है ये देखिए, वो आज बहुत खुश थी, वह आज बहुत खुश थी, वह का सी हो गया, सी के साथ भी वाज है। बहुत खुश का वेरी हैप्पी, कब, आज का इंग्लिश क्या है, टुडे, तो बन गया ना सी वाज वेरी हैप्पी टुडे। तो इस तरह से आपका अगला वाक्य ये देख सकते हैं, ये अच्छा किंतु खतरनाक था। तो देखो दोस्तों, इस वाक्य में इट क्यों लगा, ये मैं आपको जरूर कहूंगा, इट क्यों लगा, आई क्यों नहीं लगा, ही क्यों नहीं लगा, सी क्यों नहीं लगा, या और भी अन्य कोई दूसरे शब्द क्यों नहीं लगा, इट्टे क्यों लगा। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के अंदर अगर किसी व्यक्ति या कोई ऐसे जानवर का अगर चर्चा नहीं है, तो आप वहां पे आंख मूंद के इट लगाएंगे या फिर इट ही लगाएंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य में कोई वस्तु की चर्चा होती है, चाहे वो वस्तु किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि पानी या फिर चावल या फिर दाल, यानी इंग्लिश में वाटर, राइस, पल्स, और इस तरह के सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जो है क्या कहते हैं याद करने को मिल जाएंगे कि हिंदी वाक्य के अंदर अगर नॉन लिविंग थिंग्स की चर्चा है ना, तो हम उन नॉन लिविंग थिंग्स को इट से इंडिकेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, केवल हम उनके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ जो मैंने कहा कि इट के साथ वाज क्यों लगा हुआ है, तो आप हिंदी वाक्य पढ़िए ध्यान से, यह अच्छा किंतु खतरनाक था। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कुछ किसी ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। हो सकता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर है, हो सकता है कोई वहाँ पे खूंखार जानवर हो सकता है कोई सांप हो, या और कोई अन्य चीज़ें जो कि खतरनाक, अच्छा भी है और खतरनाक भी है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको इट से इंडिकेट किया गया। तो इट वॉज गुड बट डेंजरस। तो यहाँ पर इट वॉज का मतलब है यह था, क्या है उसका हुआ, यह था। बाकी है अच्छा किंतु खतरनाक, तो अच्छा का इंग्लिश गुड है ना, किंतु का इंग्लिश क्या हो गया, किंतु का इंग्लिश हो गया बट, और खतरनाक का इंग्लिश हो गया डेंजरस। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। उसी तरह से अगला वाक्य, राम लंबा और सुंदर था। तो राम सब्जेक्ट में कौन है, राम के साथ क्या लगा, वाज। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर एक नाम के साथ वाज क्यों आया, तो राम वाज। लंबा और सुंदर, तो लंबा का इंग्लिश देख सकते हैं टॉल है, और सुंदर का क्या, हैंडसम, और उसको किससे जोड़ा गया, एंड से। तो आपने बनाया टॉल एंड हैंडसम, तो इंग्लिश बना राम वाज टॉल एंड हैंडसम। तो इस तरह से आपका ये भी वाक्य बन गया। फिर हम चलते हैं अगले वाक्य में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हम लोग कल बहुत थके थे।
हम लोग कल बहुत थके थे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या है, ये देखो वी। अब वी के साथ क्या आया, वर। सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि वी में एक से ज्यादा है। हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोगों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, केवल मैं ही नहीं रहता हूं, उसमें बहुत सारे, तुम भी रह सकते हो, मेरे दोस्त लोग भी रह सकते हैं, तो इसमें दो से ज्यादा लोग, इसलिए वी के साथ क्या लगेगा पास्ट टेंस में, वर का प्रयोग। तो हो गया वी वर, वी मने हम लोग, वर मने थे, तो हो गया हम लोग थे, क्या थे, वेरी टायर्ड, मतलब बहुत थके, है ना। कब, यस्टरडे, यानी कल, तो बन गया ना वी वर वेरी टायर्ड यस्टरडे। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले वाक्य पर, तुम सुबह में तैयार थे। तो दोस्तों तुम सुबह में तैयार थे में तुम का इंग्लिश यू। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में तुम और आपका इंग्लिश यूए होता है, नहीं तो यहां पर यू के साथ फिर क्या लगा, वर। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यू एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर और प्लूरल होते तो दोनों हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहां पर एक ये नियम, ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि यू वर ये एक आदमी भी हो सकता है और एक से ज्यादा आदमी भी हो सकता है, यानी डिपेंड करता है कि यू वर जब ये वाक्य बोला जा रहा हो तो उस वक्त डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है। मान के चलिए अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम बहुत यहां देखिए, तुम सुबह में तैयार थे, मान के चलो कि तुम सुबह में तैयार थे, मैं आपको बोल रहा हूं तुम सुबह में तैयार थे, तो अगर वहां पर केवल तुम ही मेरे सामने हो तो इसका यह मतलब हुआ कि यू वहां पर एक है, यानी सिंगुलर है ना, फिर भी यू के साथ आपको वर ही लगाना है। और मान के चलो कि तुम दोनों आदमी हो, यानी तुम दो लड़के हो, अब मैं कह रहा हूं तुम सुबह में तैयार थे, तो भी वहां पर मीनिंग आपका जो है प्लूरल अपने आप बन जाएगा, यानी कहने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे एक आदमी है तो यू लगेगा, एक आदमी है तो यू है, दो आदमी है तो यू नहीं लगेगा, नहीं, दोनों के लिए आपको यू यूज करना है। ये पूरे इंग्लिश में ये पूरे इंग्लिश में एक अपवाद है, समझ रहे हो, इसके प्रति कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है इसका, कोई साइंस नहीं है इसके, इसलिए इसको आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको यू के साथ हमेशा याद रख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट टेंस में वर का प्रयोग होता है। तो यू वर रेडी का मतलब तैयार होना, तो हो गया तुम तैयार थे कब, इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में, तो इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में। तो ये भी आपका वाक्य सॉल्व हो गया। हमारा अगला वाक्य है ये, है ना, वे लोग, है ना, आज दुखी थे। दोस्तों यहां पर वे लोग का इंग्लिश क्या है, दे के साथ क्या लगेगा फिर, वर। क्यों लगेगा, क्योंकि दे यू के तरह प्लूरल है, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर, तो हो गया दे वर, है ना। दुखी का इंग्लिश क्या होगा, अनहैप्पी। और कब, आज है तो आज का इंग्लिश टुडे, कल होता तो यस्टरडे। उसी तरह आगे देखो, राम और सीता बहुत गुस्से थे, तो राम और सीता बहुत गुस्से थे, राम और सीता। अब देखो इसमें दो आदमी है, तो मैंने क्या किया, राम और सीता, लिए मैंने क्या किया, एंड से, यानी ये वाला जो वर्ड है इससे मैंने जोड़ दिया, तो यहां से राम एंड सीता, अगर इन दोनों को यहां से यहां तक के हम क्या मानेंगे, ये किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहां आपको मैं बता दूं कि दो आदमी है, तो अब दो आदमी है तो ऑब्वियसली प्लूरल होगा ना, इसीलिए तो इस दोनों के साथ क्या आया, वर आया। अगर दोनों में से कोई एक आदमी होता तब क्या लगता, तब वाज लगता, समझ रहे हो। तो यहां पर दो आदमी है या दो से ज्यादा आदमी है तो सबके साथ वर लगाना है। तो हो गया सीता राम एंड सीता वर, अब क्या है, वेरी एंग्री, यानी बहुत गुस्से, तो हो गया ना राम एंड सीता वर वेरी एंग्री, राम और सीता बहुत गुस्से थे। तो दोस्तों अभी आपने सीखा कि यूज ऑफ ये जो वाज है और वर है ना, हमने किसी के साथ सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें वाज लगाना है, किसके साथ वर लगाना है, और ये टेंस था पास्ट टेंस। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4 देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर वही चीजें हैं, जो चीज अभी आपको मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया है वही चीजें आपको यहाँ भी लिखा गया है। फर्क केवल ये है कि इसका ट्रांसलेशन बना हुआ नहीं है, ये आपको खुद बनाना होगा। तो देखिए मैं एकदम लाचार था दोस्तों, मैं एकदम लाचार था, हमें अगर इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, आई। और देखो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो हो गया
था, मतलब आई के साथ वॉज जैसे लगेगा तो हो जाएगा मैं था। अब बचा एकदम लाचार, तो एकदम का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे देखो, एकदम का क्या है, क्वाइट, है ना, एकदम का क्या है, क्वाइट। लाचार का इंग्लिश क्या है, लाचार का इंग्लिश वर्ड हो गया हेल्पलेस। तो आप इसको सेट कर दो, आई एम क्वाइट हेल्पलेस, तो हो गया मैं एकदम लाचार था। इस तरीका से आप ये सीता गंभीर रूप से बीमार थी, मोहन बहुत सुंदर था, तुम बहुत मेहनती थे। सभी में या तो था आएगा, है ना, हिंदी वाक्यांत में क्या आएगा, या तो था आएगा, या तो थी आएगा, या तो फिर थे आएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और आपको इस एक्सरसाइज को खुद से बनाना है। एक्सरसाइज केवल 4 ही नहीं बल्कि एक्सरसाइज 4 के आधार पर एक्सरसाइज 5 भी है, और ये भी वही चीज़ें जो आपको मैंने ऊपर में समझाया। उसके बाद आप अगले पड़ाव में आ रहे हैं, और वो है कि अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है। अब उन दोनों का, हालांकि मैंने टेंस के बारे में बताया कि टेंस 3 प्रकार के हैं, कौन, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अभी मैंने फ्यूचर टेंस के बारे में जिक्र किया ही नहीं है, तो फ्यूचर टेंस के बारे में तो अभी बिल्कुल अभी मत सोचिए। अभी आपने जो केवल 2 टेंस पढ़े हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट, उन दोनों का आपने सेंटेंस के बनावट में केवल एक तरह के सेंटेंस पढ़े, और वो सेंटेंस का नाम था सिंपल सेंटेंस। क्या नाम था उसका, सिंपल सेंटेंस नाम था उसका। अब जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, अब सभी सेंटेंस को, है ना, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो या पास्ट टेंस के वाक्य हो, इन सभी को आप या क्या बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्मेट में बनाएंगे। तो पहले आपने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस। दोस्तों ये बहुत आसान है, ये कोई भारी चीज नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको ये वर्ड देख रहे हैं, ये है नॉट। ग्रामर के भाषा में इसे एडवर्ब बोलते हैं, नॉट को। तो करना कुछ नहीं है, आपको करना केवल नॉट लगाना है बस। अगर आपने यूज ऑफ एम इज आर, ये वाले, अगर आपने ये वाला सही ढंग से समझ लिया, तो आपको इसमें आपको नेगेटिव वाला वाक्य जब आप बनाना चाहें तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एम इज आर के बाद केवल क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है। ध्यान से देखिए, एम के बाद नॉट है, इसके बाद क्या है, इसके बाद नॉट है, ये देखो इसके बाद क्या है, नॉट है, इसके आर के बाद क्या है, नॉट है। तो प्रेजेंट टेंस में एम इज आर के बाद नॉट जोड़ दोगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद आप ध्यान से देखिए, उसी में आपका वाज और वर दोनों आया है, तो यहां भी वही नियम है, वाज और वर के बाद आपको क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है, तो वो भी आपका नेगेटिव। फर्क क्या है, एम इज आर प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव हो जाएगा, और वाज वर के बाद जो नॉट जुड़ेगा तो वो पास्ट टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल पढ़ाते हैं। यहां पर कहा जा रहा है, ये देखिए, इज आर एम और वाज वर, इन सभी के बाद जब आप नॉट जोड़ देते हो तो वो वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे ये देखिए, मैं आलसी नहीं हूं। अब ये वाक्य अगर ध्यान से अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये वाक्य आपके हैं प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि आप हिंदी वाक्य का जो एंडिंग लाइन है वो है हूं है, हो वाला वाक्य तो प्रेजेंट टेंस होता है। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे आई एम, ये तो पहले से ही आपने सीख रखा है, उसमें आपने जोड़ा है केवल नॉट को, तो हो गया आई एम नॉट। और यहां पर आपका हो गया आलसी का इंग्लिश लेजी, तो हो गया आई एम नॉट लेजी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस एम इज आर के बाद और वाज वर के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, आपका नेगेटिव बन जाएगा। दूसरा वाक्य, वो धनी नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो देखिए ही इज नॉट रिच, तो आपने क्या किया, नॉट केवल लगाया। नॉट लगाना कहां पर है ये आपको केवल ध्यान रखना है, ठीक है। और वो लगेगा इज के बाद या आर के बाद या एम के बाद लगेगा। कब लगेगा, किस टेंस में लगेगा, प्रेजेंट टेंस में। वहीं अगर आप पास्ट टेंस की बात करें तो आप इस वाक्य पर ध्यान से देखिए, घोड़ा अच्छा नहीं था। तो दोस्तों यहां पर घोड़ा का इंग्लिश हो गया द हॉर्स, उसके बाद था वाला बात है तो यहां पर क्या है, वाज। तो ये द हॉर्स जो लिखा हुआ है ये एक घोड़ा की बात हो रही है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है वाज। अब यहां देखिए नॉट है, कब लगा, वाज के बाद नॉट लगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर वाज के बाद नॉट लगा तो ये नेगेटिव बन गया, किस टेंस का, पास्ट टेंस का, तो बन गया द हॉर्स वाज नॉट गुड। उसी तरह से आप एक ये वाक्य देखिए, यहां लिखा हुआ है वे लोग पागल नहीं थे, तो वे लोग पागल नहीं थे में वे लोग का इंग्लिश क्या, दे है, दे के साथ क्या लगाया आपने, क्या आपने लगाया था, वर लगाया था, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए तो हो गया नॉट। उसके बाद पागल का इंग्लिश क्या है, मैड, तो मैड का मैड, तो आपका ये वाला वाक्य बन गया। इसी आधार पर आपको एक्सरसाइज 6 वाला जो नेगेटिव वाला एक्सरसाइज है वो आपके ये वाला एक्सरसाइज है, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज में आपको नेगेटिव के आधार पर ही आपको जो है सेंटेंस बनाना है, केवल नॉट जोड़ करके। फिर वही बात नीचे में आप देख सकते हैं, आपको फिर हिंट्स भी दे दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी वर्ड को लेकर के। फिर अब आप सेंटेंस का तीसरा रूप पढ़ने वाले हैं और उस सेंटेंस का नाम होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपने सिंपल में क्या सीखा,
सिंपल में ये सीखा। अगर इसमें से ये लाल कलर का जो क्या 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 क्या, इसको अगर मैं हटा दूं तो वाक्य आपका बन जाएगा केवल सिंपल, बन जाएगा ना सिंपल। जैसे वो पागल है, सीता नटखट है, मैं खुश हूं। और सोच के देखो, अगर मैं इसी वाक्य में यानी कि वो पागल है, इसमें अगर मैं नहीं जोड़ दूं तो हो जाएगा वो पागल नहीं है, जो कि अभी आपने ये सीखा, ये वाला वाक्य है। अब ध्यान से देखिए, जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सभी में आप देख सकते हैं, सभी में आपको जो है क्या 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 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हिंदी वाक्य जब क्या से शुरू हो तो पहली बात कि उस सेंटेंस का नाम हो जाएगा इंटेरोगेटिव। अब देखना ये है कि वो सेंटेंस जा कहाँ रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है या पास्ट टेंस में जा रहा है। जैसा कि ऊपर के पहला वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, यानी क्या वो पागल है, क्योंकि यहाँ पर है लिखा हुआ है तो टेंस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस में। लेकिन वहीं पे आप ये वाला वाक्य पर ध्यान से देखिए, क्या मोहन उदास था, तो ये वाक्य जा रहा है पास्ट टेंस में, है ना। तो इस तरीका से ध्यान रखना है कि वो जो वाक्य है यानी सेंटेंस है वो जा किस टेंस में रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ देखिए, क्या वो पागल था, पागल है, तो यहाँ पर सेंटेंस है इज ही मैड। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश यानी कि ये जो ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन की शुरुआत किससे हुआ, इज से हुआ। इसमें देखिए यहाँ भी आपको इज से हुआ, यहाँ एम से शुरू हुआ, यहाँ वाज से शुरू हुआ, यहाँ वाज से शुरू हुआ, यहाँ वर से शुरू हुआ, यहाँ फिर इज से शुरू हुआ, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है। तो दोस्तों जब भी आप इंग्लिश में इन सभी में इन पांचों में से जब भी इज, वाज, एम और वर, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी एक शब्द से होता है तो आप वहां पर किसी भी आदमी से सवाल पूछ रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो, प्रश्न पूछ रहे होते हो, यानी आप उससे ये पूछते हो हमें हाँ या ना में जवाब दो। जैसे आप सोच के देखो, आप अगर बना रहे हो कि क्या वो पागल है ना, क्या वो पागल है, इसका जवाब होगा हाँ या ना में। तो जब आपको हाँ या ना में प्रश्न करना होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको इस तरह से बनता है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है फिर, यानी ये अभी आप पहले प्रकार का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसका एक और इंटरोगेटिव होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको ये सीखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हो, है ना, या फिर वर्ब से हो, या फिर एम, इज, आर या वाज वर्ब से हो, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है और उसमें आप प्रश्न कर रहे होते हो। तो देखिए, इज ही मैड, क्या वो पागल है, और साइन देखो, साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी हमें इशारा कर रहा है कि सामने वाले से जो है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें आंसर दें, हाँ या ना में, यस एंड नो में हमें जवाब दे। तो दोस्तों यहाँ पर इज ही मैड का मतलब हुआ इज ही, क्या वो, इज ही क्या वो है, क्या मैड पागल, तो बन जाता है क्या वो है पागल, तो क्या वो पागल है। इसको हम अरेंजमेंट में ऐसे ही बोलेंगे। तो इस तरह से आप इज ही मैड, शुरुआत इज से हुआ तो इसका मतलब है क्या वो पागल है। दूसरा है इज सीता नॉटी, क्या सीता नटखट है, तो यहाँ पर भी वही बात है, इज सीता नॉटी यानी क्या सीता नटखट है, हाँ या ना, यस एंड नो। उसी तरह से तीसरा वाक्य एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, हाँ या ना। उसी तरह वाज मोहन सैड, क्या मोहन उदास था, हाँ या ना। उसी तरह से वाज राजू नॉट लेट, क्या राजू लेट था, हाँ या ना। उसी तरह वर दे नॉट एंग्री। तो इस तरीका से दोस्तों आप जब भी इन 500 शब्दों से किसी इंग्लिश सेंटेंस को शुरुआत करेंगे तो उसमें आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और इसका एंड होगा क्वेश्चन वर्ड से। इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क भी आप इसे कह सकते हैं। इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो ये थे सेंटेंस के तीसरे प्रकार, समझ रहे हैं। उसी पर आधारित आपके एक्सरसाइज 7 दिए गए हैं कि आप अब बनाओ, तो कैसे बनाओगे इसको। तो एक्सरसाइज जो 7 है वो इसी पर बेस्ड है। ध्यान से देखिए, इनमें सभी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है, सभी में लगा हुआ है क्या, सभी में आप ध्यान से देखिए, है ना। आपको ध्यान खाली रखना है कि ये क्या वाला वाक्य जा कहाँ रहा है। अगर प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो अमीजार में से कोई वर्ड आएगा, अगर पास्ट टेंस में जा रहा है तो वाज वर्ब में से होगा। फिर वही बात, आपको हिंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको वर्ड चाहिए आज़ाद का, आज़ाद का इंग्लिश फ्री भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है। गरीब का इंग्लिश देखो, गरीब का इंग्लिश क्या है, पुअर होता है ना, पुअर होता है। थका हुआ का इंग्लिश क्या है, थका हुआ का टायर्ड होता है। मोटा का इंग्लिश क्या है, फैट होता है। गोरी का इंग्लिश क्या है, फेयर। तो इस तरीका से आपके पास वर्ड वोकैबुलरी भी यहाँ पर दे दिया गया है।
तो आपने देखा एक्सरसाइज 7 को, एक्सरसाइज 7 के आधार पर एक्सरसाइज 8 भी वही बात कह रहा है, यानी आपको एक्सरसाइज 8 के अकॉर्डिंग भी आपको वही सेंटेंस बनाने हैं। देखें ध्यान से देखिए सभी में आपको क्या लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको सेम वही है। फिर यहाँ पे आपको हिंट्स दिया गया है, आप हिंट्स में जितने भी वर्ड्स आपको चाहिए वो वर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीका से अभी आपने लेसन 1 में 2 टेंस आपने पढ़ लिया। अब आप लेसन 2 में एंट्री मारे हैं। लेसन 2 में आपका है यूज ऑफ शैल बी और विल बी। यही है दोस्तों फ्यूचर टेंस, समझ रहे हो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब आप स्टार्ट करने वाले हो फ्यूचर टेंस। उसमें आप पढ़ोगे केवल शैल बी और विल बी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ये जो शैल बी और विल बी है, आप अगर सोच रहे हो कि भैया ये कैसे बनेगा, इस एक्सरसाइज को कैसे सीखा जाएगा, तो मैं आपको ये एक बात कहूँगा कि आपने इससे पहले वाला जो लेसन पढ़ा है सारा पैटर्न आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। देखो केवल अंतर क्या होगा कि वहां आपने एमिजार का सेंटेंस, एमिजार और वाज वर्ब का यूज किया था, नहीं तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों लेसन नंबर 2 में आपको वही चीज़ें पढ़ने को यहाँ भी मिलेगा। अंतर केवल ये होगा कि यहाँ पर बनावट और मीनिंग केवल चेंज होगा, फॉर्मेट तो सेम वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को ये थोड़ा क्लीन नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपको इससे समझा दूँ, यानी नेगेटिव सेंटेंस से आपको मैं समझा दूँ। दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये नेगेटिव नहीं है बल्कि ये सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है। मैं इनमें से थोड़ी देर के लिए मैं नॉट को गायब कर देता हूं, हटा देता हूं। जैसे ही मैं नॉट को गायब कर दूं तो हमारा जो नियम बनेगा वो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, या तो शैल लगाना है या फिर आपको विल लगाना है, सॉरी शैल बी लगाना है या फिर विल बी लगाना है। नॉट नहीं है, पहली बात तो ये समझ, नॉट निकला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्लस में अन्य शब्द है। तो चलिए मान के चलिए कि आपका हिंदी वाक्य लिखा हुआ है मैं थका होऊंगा। मैं थका होऊंगा में, है ना, मैं थका होऊंगा में ये नहीं शब्द जो है इसमें नहीं है, यानी ये गायब है, सभी में नहीं नहीं है। मान के चलिए, तो मान के चलिए कि जब नहीं है यानी कि नॉट जब नहीं है तो वो वाक्य तो अभी सिंपल है, समझ रहे हो। ये वाक्य सभी के सब सिंपल है अगर नॉट को हम अगर रिमूव कर दे तो देखिए आई शैल, आई के साथ क्या लगा शैल, वी के साथ क्या शैल, वी के साथ क्या विल, सी के साथ क्या विल। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें ऊपर के जो आई और वी है इसके साथ आपको लगाना है शैल और बी। क्या लगाना है, शैल बी। आई और वी यानी आई के साथ और वी के साथ आपको लगाना है शैल और बी। और बाकी जितने भी वर्ड्स है जैसे कि ही है तो उसके साथ आप विल लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है। सी है तो उसके साथ विल लगाइए, दे है विल लगाइए, सीता है, मतलब बाकी जितने सबके साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना, सब में आपको विल लगाना है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब मैं आता हूँ हिंदी वाक्य पर। जैसे मैं थका होऊंगा, तो मैं थका होऊंगा का क्या, आई शैल बी। थका होना का इंग्लिश क्या है, टायर्ड। वर्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस डायग्राम में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थका होऊंगा, मैं थका होऊंगा का इंग्लिश क्या है, आई शैल बी टायर्ड। तो बन गया आपका सिंपल वाक्य। अगर इसी में मैं नॉट जोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा, शैल और बी के बीच में नॉट जोड़ देता हूं तो बन जाता है शैल नॉट बी टायर्ड। तो ये बन गया नेगेटिव। वही स्थिति आपका वी शैल वाला है, वी शैल बी हैप्पी। हम लोग खुश नहीं होंगे। ध्यान से देखो ये वाक्य लिखा हुआ है कि नहीं, सेम है ना, हम लोग खुश नहीं होंगे। और उसका इंग्लिश क्या है, वी शैल और बी और हैप्पी। तो हो गया वी शैल बी हैप्पी। अब नॉट जोड़ना है तो शैल और बी के बीच में नॉट जोड़ दीजिए। सेम इसी तरह तीसरा वाक्य वो उदास नहीं होगा, तो देखो ही विल बी सैड। नॉट जोड़ना है तो विल और बी के बीच में नॉट जोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये वाला वाक्य देखिए, वो भूखी नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, सी विल बी हंग्री। नॉट जोड़ना है तो विल और बी के बीच में, वैसे ही जैसे शैल और बी के बीच में नॉट आपने जोड़ा था वैसे विल और बी के बीच में नॉट जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप यहीं पे आप सिंपल भी सीख चुके हो, यहीं पे नेगेटिव भी सीख चुके हो। एक्सरसाइज भी आपको बनाना है तो यहाँ पे आप बना सकते हो, मैं आलसी होऊंगा, तो आप नॉट नहीं लगाएंगे केवल। और अगर इसी एक्सरसाइज को 3 को जो है एक्सरसाइज 3 को सिंपल भी मान लीजिए, एक्सरसाइज 3 को आप नेगेटिव भी मान लीजिए। सिंपल मानिएगा तो इसमें से नॉट को गायब कर दीजिएगा, तो आपको नॉट नहीं लगाना है, सब कुछ लगाना है। अगर नॉट लगा दीजिएगा तो आपको केवल उसमें नॉट लगा देना है, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे आपने सिंपल में बनाया। वर्ड चाहिए तो आपको फिर यहाँ भी आपको हिंट्स वाला वर्ड मिल जाएगा। दोस्तों ये था आपका सिंपल और नेगेटिव। फिर आ गया इसका तीसरा इंटरोगेटिव। याद कीजिए फिर वही बात आया कि नहीं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में आपने पढ़ा था सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। यहाँ भी आपकी शुरुआत सेंटेंस का क्या होगा, शैल बी से होगा, ठीक है, और किससे होगा, विल बी से होगा। दोस्तों मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट
आई और वी रहे तो आपको शैल और विल और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद बी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। दोनों फॉर्मूला भले ही यहां पर दो दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है। फर्क केवल क्या है, ऊपर में आप ध्यान से देखिए तो ये इंट्रोगेटिव, इस इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं है, लेकिन इस इंट्रोगेटिव में नॉट है। तो इंटरोगेटिव में भी दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं फिर, यानी सिंपल बनते हैं। देखो इंट्रोगेटिव तो दो प्रकार के होते ही हैं, अभी जो पढ़ रहे हो वो पहली प्रकार के इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो, फिर पहली प्रकार के इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, एक सिंपल बनते हैं, एक नेगेटिव बनते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे वाला फॉर्मूला जो नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव में सिंपल बोलना है तो देखो, क्या वो थका होगा, तो क्या वो थका होगा में आप नॉट नहीं देख सकते, तो लिखा हुआ है विल ही। क्या लिखा हुआ है, विल ही। और थका होना का बी टायर्ड, इसमें नोट नहीं है। लेकिन वहीं आप तीसरे वाले सेंटेंस में ये वाला देखिए, यहां लिखा हो क्या राजू उदास नहीं होगा, तो यहां पर है विल राजू नॉट बी और फिर है सैड। तो दोस्तों यहां पे आपने क्या देखा कि इंटरोगेटिव में भी नॉट लग जाएगा तो वो हो जाए, सॉरी इंट्रोगेटिव में अगर नॉट नहीं है तो वो हो जाएगा सिंपल इंटरोगेटिव, और जिसमें नॉट लग गया वो हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इसकी शुरुआत आपको शैल या विल से करना होगा। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, है ना, उसके पहले या तो आप शैल लगाइए या विल लगाइए। यहां कोई शर्त नहीं है कि आप सब्जेक्ट में आई वी है तो शैल ही लगाइए या फिर बाकी है तो विल लगाए, ऐसा नहीं है। आप शैल और विल को अभी इस सेंटेंस के अंदर या इस नियम के अंतर्गत शैल और विल में कोई अंतर नहीं करना है, आपको जो लगाना है आप लगा दीजिए। बस आपको केवल ध्यान रखना है कि सेंटेंस की शुरुआत या तो शैल से होनी चाहिए या फिर विल से होनी चाहिए। सिंपल है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, नेगेटिव है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो इस तरह से आपका इंटरोगेटिव वाक्य जो है बना हुआ है इस तरह से। तो वहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसकी भी शुरुआत क्या से है कि नहीं है, सबकी शुरुआत क्या से है देख लो ध्यान से, सबकी शुरुआत क्या से, ये सब इंट्रोगेटिव का साइन है, ठीक है, और ये सब के सब फ्यूचर टेंस है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 4 में। दोस्तों ये इसको क्या करना है, हमें करना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो करो, यहाँ पे एक वाक्य लिखा हो क्या मोहन बीमार होगा, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसकी शुरुआत क्या से है और ये वाक्य सिंपल भी है। तो इंट्रोगेटिव सिंपल है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको हम बना सकते हैं इस सेंटेंस को उस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। दूसरा वाक्य ये देखिए, क्या सीता लंबी नहीं होगी, तो ये नेगेटिव है, इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब है कि अब ये अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि एक्सरसाइज 4 क्या है, और एक्सरसाइज 4 में आपको इंट्रोगेटिव है, बस वही फॉर्मूला, यानी ऊपर के दोनों फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। वर्ड चाहिए तो फिर वही बात आपको यहाँ पे दिया गया। हिंट्स है, आपको बीमार का इंग्लिश चाहिए तो इल है, लंबा का इंग्लिश चाहिए तो टॉल है, तेज का इंग्लिश चाहिए तो तेज का इंग्लिश इंटेलिजेंट है, पेड़ का इंग्लिश चाहिए तो ट्री है। तो दोस्तों इस तरह के आपको वर्ड वोकैबुलरी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 5 में। दोस्तों एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 ये दोनों सेम ही चीज है। यहाँ भी आपका हिंट्स भी दिया गया, आपको वर्ड चाहिए, आपको फूल का तो फ्लावर है, मुरझाए हुआ का इंग्लिश होता है विदर्ड, उसी तरह बर्फ का इंग्लिश आइस। तो इस तरह से वर्ड वोकैबुलरी भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेसन 6 में आप सीखने वाले हैं लेसन 6 में आप सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोस के बारे में, है ना। लेसन 6 क्या है, लेसन 6 में आपका है दिस, दैट, दीज, दोस के बारे में। तो पहला आपका है दिस, दूसरा है आपका दैट, तीसरा आपका आ रहा है दीज और ये है दोस। दूसरों देखिए, दूसरों के दो वर्ड यानी कि दिस और ये जो दैट है ना, ये जब भी यानी कि दिस और दैट इसमें क्या करेगा, दिस दैट का काम है किसी एक नाउन को इशारा करना, और दीज और दोस का काम है दो या दो से ज्यादा नाउन्स को इशारा करना, ठीक है। मान के चलिए कि अगर आपको दिस बोलना है, अगर आप बोल रहे हैं दिस इज माई बुक, तो इसका मतलब है कि आप एक पुस्तक की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वहीं जब आप बोल रहे हैं दैट इज माई बुक, तो वहां भी आप एक पुस्तक का इशारा कर रहे हैं। अंतर दोनों में किस चीज का है, डिस्टेंस को लेकर है। अगर आप दिस बोल रहे हैं तो नजदीक में वो चीजें आपको एक है, और अगर दैट बोल रहे हैं तो वही चीजें दूर में है लेकिन वहां एक है। लेकिन वहीं उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके उल्टा अगर आप दीज और दोज यूज कर रहे हैं तो दीज का भी प्रयोग आप नजदीक के लिए, दीज का प्रयोग भी नजदीक के लिए करेंगे और दोज का प्रयोग दूर के लिए करेंगे। तो यहाँ पर दीज का प्रयोग न कौन से नजदीक के लिए, जब वहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें होती है तो हम दीज बोलते हैं, और वही दो या दो से ज्यादा चीजें वही दूर में अगर रखा हुआ है तो हम दोज बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दिस जो है नजदीक की एक चीज के लिए, दैट दूर की एक चीज के लिए, और दीज नजदीक के दो या दो से अधिक चीजों के लिए, और दोज जो है दूर है दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए हम इशारा करने के लिए करते हैं।
इसमें यहाँ पर रूल वाइज समझाया गया है कि दिस का अर्थ है यह, ये भी समझ लीजिए, और दैट का मतलब होता है वह। और याद रख लीजिए दिस और दैट दोनों का प्रयोग आप जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक वाक्य लिखा हो कि यह एक पुस्तक है, तो यहाँ पर एक पुस्तक के तरफ इशारा हो रहा है, और ये पुस्तक कहाँ है, हमारे नज़दीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में बोला दिस, और एक पुस्तक का बोला मैंने ए बुक, तो हो गया दिस इज ए बुक। उसी तरह अगला सेंटेंस है वह एक कलम है, तो यहाँ पर वह जो शब्द है वो इशारा दूर की तरफ कर रहा है, एक कलम, तो कलम एक वहाँ है, तो वहाँ पर हम दैट से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज, है ना, दैट इज ए पेन। उसी तरीके से हम अगला वाक्य देख सकते हैं, यह कलम काली है, तो दोस्तों यहाँ भी वही बातें हैं, यह कलम काली है, तो यहाँ पर यह का इंग्लिश आपने क्या कहा, दिस। कलम कितनी है, एक कलम है, यहाँ पे संख्या जो नंबर ऑफ पेन है वो एक, इसलिए अपने कहा दिस पेन इज ब्लैक। अब यहाँ पर जो ब्लैक कलर का पेन है वो है कहाँ पे, अगर देखा जाए तो दिस इंडिकेट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पेन है ये हम लोगों के पास में है या फिर हमारे पास में है, और अगर यहीं पर दिस की जगह दैट होता तो वही पेन मेरे नजरों से दूर होता, समझ रहे हो बात को। तो दूर की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए दैट, नजदीक के एक चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए दिस का प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस है वह कार लाल है। अब देखिए एक कार की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह कार लाल है, तो वहां पर वह कार यानी दैट कार, और लाल है इज रेड, तो यहाँ पर दैट इशारा किया जा रहा है दूर में जो एक कार खड़ी है उसके प्रति। उसके बाद एक वाक्य है यह लड़का बीमार है, यहाँ ध्यान से देखिए दिस बॉय इज इल, तो दोस्तों यहाँ पे जो दिस वर्ड है ये एक लड़का की तरफ इशारा किया जा रहा है और वो लड़का हमारे पास है, इसलिए हम बोले दिस बॉय इज इल, यानी यह लड़का बीमार है। उसके बाद अगला जो वाक्य है वो लड़की स्वस्थ है, तो यहाँ देखिए वह का इंग्लिश दैट, लड़की का इंग्लिश गर्ल तो हो गया दैट गर्ल, स्वस्थ है का इंग्लिश इज हो गया, स्वस्थ का इंग्लिश हेल्दी हो गया। तो कुल मिलाकर ये कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस और दैट का प्रयोग जो है वो नजदीक और दूर की चीजों को, है ना, इंगित करने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए किया गया है। तो ये था दिस और दैट के वाला मामला। अब दूसरा जो रूल्स है वो है दीज। देखिए दीज जिसका अर्थ होता है ये या फिर इन, जैसे ये पुस्तकें या फिर इन लड़कों को या फिर इन गांवों या इन लोगों के, तो यहाँ पर दीज का दो माना हो, एक ये होता है और एक इन होता है। वहीं पर दोज का जो मीनिंग है वह है वे और उन होता है, समझ रहे हैं, वे और उन। और याद रख लीजिए कि दीज का प्रयोग हम नजदीक के दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए करेंगे और दोज का प्रयोग दूर के दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए करेंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये पुस्तकें हैं, तो दोस्तों ये पुस्तकें हैं जब हम ऐसा बोलते हैं तो आपको नहीं लगता है कि पुस्तकें ज्यादा है, इसलिए आप दीज बोल रहे हैं। तो दीज मतलब ये पुस्तकें, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये देखिए दीज का जो मीनिंग होता है, ठीक है, दीज का मीनिंग क्या है, ये देखो दीज का मीनिंग क्या है, दीज का मीनिंग है ये या फिर इन। यहाँ पर वही तो वाक्य है ये पुस्तकें, तो हो गया दीज आर बुक्स। उसी तरह है वे कल में, तो वे का इंग्लिश क्या है, दोज, है ना, वे का हो गया दोज, और कल में है तो आर पेन्स हो गया। उसके बाद अगला वाक्य है ये कल में काली है, तो ये का इंग्लिश क्या है, दीज, और कल में कितनी ज्यादा है यानी दो से ज्यादा है तो पेन्स, काली है तो आर ब्लैक। उसी तरह देखिए वे कारें, तो कार दूर में है यहाँ पे, तो इसलिए आपने कहा दोज, और ऊपर कार दो या दो से ज्यादा कार दूर में है तो आपने कहा कार्स, तो हो गया दोज कार्स आर रेड, मतलब लाल हैं। देखिए ये लड़के, यहाँ भी ये लड़के शब्द जो है ये मतलब दीज का मतलब ये लड़के मतलब बॉयज। उसी तरह है वे लड़कियां, तो यहाँ पर लड़कियां दूर में है इसलिए आपने कहा दोज। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी आप शब्द देख रहे हैं कि दीज है तो नजदीक में दो या दो से ज्यादा चीज, दूर में है तो दोज का प्रयोग करते हैं और वहां दो या दो से ज्यादा चीज। तो इस आधार पर आपके ये वाली जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को आपको बनाना है। तो इस एक्सरसाइज नंबर 1 में यही ट्रांसलेट करना है यानी हिंदी को इंग्लिश में कि वहां पर जो भी चीज या जिस भी किसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है वहां क्या कहते हैं, वहां जो नाउन वर्ड है या वहां पर जो भी चीजें हैं वो नजदीक में है या दूर में है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लिखा हुआ एक वाक्य यहाँ पे,
यह एक घर है। तो आप इमेजिन करो कि ये घर कहाँ है। नज़दीक में है तो दिस का यूज़ कीजिए, दूर में है तो दैट का यूज़ कीजिए। हाँ, अगर घर एक से ज़्यादा है तो नज़दीक में, देखो घर एक से ज़्यादा भी है और वो नज़दीक में है तो दीज का इस्तेमाल करो, और अगर घर एक से ज़्यादा है और वो दूर में है तो दोज का इस्तेमाल करो। तो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस लेसन में आप 4 ही शब्दों को सीख रहे हैं, और वो है दिस, दैट, ये हो गया आपको सिंगुलर के लिए जो कि नज़दीक और दूरी के लिए सूचित किया जाता है, और दीज और दोज ये प्लूरल नाउन के लिए जो कि नज़दीक और दूरी के नाउन्स को सूचित करने के लिए किया जाएगा। तो इस आधार पर आप ये एक्सरसाइज एक बना सकते हैं। उसके बाद ये आपका रहा हिंस। अब हिंस पर वही बात है जो कि आपको अगर वर्ड्स चाहिए, जैसे कि घर का इंग्लिश क्या होगा तो ये हाउस है, चिट्ठी का इंग्लिश क्या होगा तो ये लेटर है, विद्यालय का इंग्लिश क्या होगा तो ये स्कूल है। तो इस तरीका से ये आपके शब्दकोश हो गए। एक्सरसाइज 2 भी आपको एक्सरसाइज 1 के ही आधार पर दी गई है, तो आप इस एक्सरसाइज को भी आराम से बना सकते हैं। आपके सामने फिर कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आप इस हिंट्स को जो है उस सेंटेंस में जो है यूज कीजिए। जो इस सेंटेंस में आने वाले शब्दों के जो अर्थ हैं वो सब शब्द यहाँ पर दे दिए गए हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये चौथी बार ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। तो यहाँ भी आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको केवल नॉट जोड़ना है, सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वाक्य देख सकते हैं, लिखा हुआ है यह मोती नहीं है, तो यहाँ पर लिखा आपने दिस इज नॉट ए पर्ल। पर्ल का मतलब होता है मोती, याद रख लीजिए, पर्ल माने मोती। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग, और उसमें आप पढ़ रहे हैं नेगेटिव, यानी नोट कैसे उसमें जोड़ सकते हो। तो ये था आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वो चांद नहीं है, तो ये देखिए दैट इज नॉट द मून। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए चांद कितनी, एक है, तो आपने क्या लिखा दैट, यानी दैट से आपने इशारा किया उसको, और चांद क्या नजदीक में तो है नहीं, वो तो दूर में है, इसलिए आपने कहा दैट। उसके बाद आप कह रहे हैं इज नॉट द मून, तो नॉट कहाँ लिखा आपने, नॉट वहीं लिखा जहां आपको मैंने पहले से सिखा रखा है कि वहां पे अगर अमीजार है तो अमीजार के बाद नॉट, अगर वाज वर है तो वाज वर के बाद नॉट, और अगर शैल बी विल बी है तो शैल बी और विल बी के बीच में नॉट होगा। तो दोस्तों ये थे दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है यह कलम नई नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक कलम की चर्चा हो रही है, और कलम कहाँ पर है, कलम की जो इंडिकेशन है वो नजदीक की है। यह कलम मतलब कलम नजदीक में, इसलिए आपने कहा दिस पेन। नेगेटिव बना नॉट लगाना है तो इसके बाद आपने नॉट जोड़ दिया तो हो गया दिस पेन इज नॉट, और नई का इंग्लिश हो जाता है न्यू, तो ये भी आपका बन गया। ये अगला एग्जांपल देखिए, वह पेड़ पुराना नहीं है। दोस्तों आप जिस पेड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पेड़ दूरी में है, और इसलिए आप वहां पर बोल रहे हैं दैट ट्री। क्या बोल रहे हैं, दैट ट्री, और वाक्य क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसके बाद नॉट जोड़ दीजिए, और जो जैसे वर्ड्स हैं वो वैसे ही आप उतार दीजिए, तो हो जाएगा दैट ट्री इज नॉट ओल्ड। तो इस तरह से आपका चौथा वाला भी सॉल्व हो गया। पांचवा एग्जांपल देखिए, ये लड़के अच्छे नहीं है। दोस्तों इसमें यहाँ पर लड़कियां शब्द आ रहा है, और यहाँ देखिए ये आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लड़के मतलब नजदीक में दो या दो से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, और इसलिए आपने कहा दीज बॉयज ना, दीज बॉयज का मतलब होता है ये लड़के, है ना, अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर आर लिखा, नहीं का इंग्लिश नॉट, तो नॉट कहाँ आपने लिखा, आर के बाद। अगर इज होता तो इसके बाद, अगर एम होता तो एम के बाद आप नॉट लगा देते। तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगला वाक्य आपका, ये गायें नहीं हैं। फिर वही बात, यहाँ पर जिस गाय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो गाय नजदीक में है, और इसलिए आपने कहा दीज, समझ गए। और उसके बाद कह रहे हैं आर, उसके बाद आप नॉट जोड़ रहे हैं, और गाय का इंग्लिश हो जाता है काउस, तो बन गया आपका सेंटेंस। उसके बाद है ये वे बाघ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इशारा आप दूर में खड़ी बागों के बारे में बात कर रहे हैं। दूर में खड़े जो बाग हैं उन बागों के विषय में आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप दोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने कहा दोज आर नॉट टाइगर्स। तो इस तरह से आपका ये भी वाक्य सॉल्व हुआ। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, ये लड़कियां लंबी नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पे जिस लड़की की तरफ आप, जिन लड़कियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लड़कियां नजदीक में हैं, और इसलिए आपने कहा दीज, समझ रहे हो। तो सेंटेंस आप बना रहे हैं दीज गर्ल्स
आर, फिर नॉट वही बात, एम इज आर के बाद नॉट, वाज वर के बाद नॉट, और शैल बी विल बी के बीच में नॉट, लेकिन यहाँ तो एम इज आर में से आया है तो इसलिए आर के बाद आपने नॉट लगाया। लंबा का इंग्लिश या लंबी का इंग्लिश टॉल होता है। उसके बाद अगला वाक्य, वे कमरे साफ नहीं हैं। दोस्तों यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, जिस कमरा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वह कमरा दूर में है और वहां पर एक से ज्यादा कमरे हैं। कमरे मतलब एक से ज्यादा कमरे, कमरा मतलब एक कमरा, तो यहां पर दूर में इंडिकेट कर रहे हो तो आप यहां पर दोज का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए आपने कहा दोज रूम्स आर नॉट क्लीन। तो दोस्तों आपका ये भी सेंटेंस सॉल्व हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं इस वाक्य को, यहां लिखा हुआ है यह पानी गंदा नहीं है। दोस्तों जिस पानी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पानी नजदीक में है, क्योंकि आप कह रहे हैं यह, इसलिए आप यहां पे नजदीक के लिए दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो गया वाटर। और ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो नाउन है ये सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है। पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये परमानेंट सिंगुलर नाउन है। इस पर मैंने कई बार पहले भी चर्चा किया है। तो यहां पर हो गया दिस वाटर इज नॉट डर्टी, तो यहां भी नॉट इज के बाद आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा और ये रूल समझ में आ गया होगा। आपका अगला है एक्सरसाइज और इस पर आपको दी गई जो सेंटेंसेज हैं उसको बनाना है। और ये देख सकते हैं यहाँ आपको हिंट्स वाला वर्ड से यानी शब्दकोश वाला जो है डायग्राम है और इसको आप बना सकते हैं। अगला जो वाक्य है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक एक चीज देख रहे हो कि सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है वो 3 तरह के फ्रेमिंग में आ रहा है, या तो सिंपल या नेगेटिव या इंटरोगेटिव, या सिंपल नेगेटिव या इंटरोगेटिव। दोस्तों इंटरोगेटिव में भी अगर देखा जाए तो एक होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव। एक हुआ सिंपल इंटरोगेटिव, एक होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ऊपर की जो पहला वाक्य है वो है सिंपल इंटरोगेटिव, क्या यह गेंद है? तो आपने कहा इज दिस ए बॉल। तो दोस्तों यहां पे आप जो है जिस गेंद की तरफ इशारा कर रहे हैं वो गेंद नजदीक में है, इसलिए आपने कहा दिस। दूसरी बात है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में है और इसलिए आपने शुरू किया इज से, समझ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए इसका स्टार्टिंग हुआ इज से। तो कुल मिलाकर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया, टेंस प्रेजेंट टेंस हो गया। यूज ऑफ दिस दैट दिस दोस पढ़ रहे हो तो यहाँ पर बॉल यानी गेंद की तरफ जो इशारा कर रहे हो वो नजदीक में, इसलिए आपने कहा दिस, तो इंग्लिश बन गया इज दिस ए बॉल। उसी तरह दूसरा वाक्य देख सकते हैं, ये भी वैसा ही है, ये क्या यह पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों इसका इंग्लिश बना इज दिस नॉट ए बुक। पहली बात तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए आपने इससे स्टार्ट किया। दूसरी बात है कि जिस पुस्तक की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पुस्तक एक है, इसलिए आपने कहा दिस। उसके बाद सेंटेंस में आप कह रहे हैं इसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपने इस्तेमाल किया इज। और आगे ये कि सेंटेंस में आप जो है नहीं का इस्तेमाल करना है तो आपको नॉट जोड़ना है, और एक पुस्तक है तो वहां पर ए बुक। तो ये ऊपर के 2 वाक्य आपने देख लिया। नीचे आप आइए और अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है क्या यह बंदर नहीं है? दोस्तों पहली बात ये कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, हाँ तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है और प्लस में सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपने इसको इज से कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया। और जिस बंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं वो नजदीक में है, इसलिए आपने दिस कहा। आगे कह रहे हैं बंदर नहीं है, इज नॉट ए मंकी, तो बन गया इज दिस नॉट ए मंकी। अगला सेंटेंस ये देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है क्या वो बाघ है? तो आप कह रहे हैं इज दैट ए टाइगर। पहली बात तो ये कि यहां पर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए आपने इससे स्टार्ट किया। यहां पर वह बाघ है जिस बाघ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहां पर एक बाघ है, इसलिए वहां पे दूर के लिए दैट का इस्तेमाल किया। एक बाघ है तो ए टाइगर। इसी तरह से अगला है क्या यह लड़का जिद्दी है? यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए आपने इज लगाया। और यह लड़का जिस लड़का की तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक लड़का है, इसलिए आप कह रहे हैं दिस बॉय। और यहाँ पे है जिद्दी का इंग्लिश होता है हॉटी या फिर ऑब्स्टिनेट, दोनों का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का भी मतलब होता है और हॉटी का भी मतलब होता है। तो दोस्तों आप इंट्रोगेटिव में आपने ये सीखा कि नॉट जो है कब लगेगा, नॉट कब नहीं लगेगा। नॉट लगेगा तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, नॉट हटेगा तो इंट्रोगेटिव सिंपल बनेगा। उस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है। आपके सामने कुछ इस तरह के वाक्य दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें एक वाक्य देख सकते हैं, क्या यह लड़की धूर्त है? तो दोस्तों इस वाक्य में आप ध्यान से देखिए, वाक्य इंट्रोगेटिव है। प्लस में आप ध्यान से देखिए जिस लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं वो लड़की नजदीक में है, इसलिए आप यह लड़की बोल रहे हैं। और टेंस प्रेजेंट है तो अमीजार में से कोई एक वर्ड होगा, वो आपको मालूम है, आप उसको
प्रैक्टिस पहले किए होंगे या फिर आपने पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा रियलाइज किया, आपको याद आ जाएगा। उसके बाद सेंटेंस में नॉट अगर है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है वो एक्सरसाइज है ना 4 का ही है, इसका ही पार्ट है ये वाला भाग है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने हिंट्स वाला वर्ड्स है, तो वर्ड वोकैबुलरी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं धूर्त का इंग्लिश कनिंग होता है, क्रिकेट के खिलाड़ी इंग्लिश में क्रिकेट प्लेयर होता है, इसी तरह पीटा है मतलब है बीटन होता है। तो कुल मिलाकर ये वर्ड वोकैबुलरी है, ये आपको एक्सरसाइज में आने वाले सेंटेंस में जो शब्द आएंगे उस पर बेस्ड शब्द हैं। उसके बाद ये देखिए ये एक्सरसाइज 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी उसी पैटर्न पे बना हुआ है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस में या इस वाक्य के अंदर जिन जिन शब्दों की आपको जरूरत पड़ेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। समझौता को इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, तर्क संगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीजनेबल कहते हैं, कदम को स्टेप। इस तरह से आपके सामने वर्ड वोकैब दिखाई पड़ रहा है। आगे जो हमारा लेसन कंटिन्यू होने वाला है वो है लेसन नंबर 7, और लेसन नंबर 7 में हम लोग सीखने वाले हैं यूजेज ऑफ टू हैव। दोस्तों यहाँ पर हेडलाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू हैव। अब ये है क्या टू हैव? थोड़ी देर के लिए तो पहले मैं ये कहूंगा कि टू को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा केवल हैव। लेकिन दोस्तों आपको केवल हैव नहीं दिख रहा है, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो हैव है ये 2 भाई है, सॉरी ये 3 भाई है। कौन कौन से हैं ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम हैव को टू हैव से दिखाया जाता है, इसे हम वर्ब कहते हैं और ये प्रेजेंट टेंस के रूप में है, और ये प्लूरल वर्ब है ना। इसका रूप क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। हैव में आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है जो कि सिंगुलर रूप में हैज का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद हैड का। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो टू हैव है ना ये 3 भाई है। कौन कौन सा है वो ध्यान से सुनिए। यहाँ देख सकते हैं 3 भाई में एक है हैव और एक है हैज। तो दोस्तों ये हैव और हैज जो है ये 2 भाई जो है ना ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ेंगे कि हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आपको करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर वाक्य का अंत है का मतलब प्रेजेंट टेंस, था थे थी का मतलब पास्ट टेंस, और होगा होंगे होगी का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। तो पहली बात ये कि हैव और हैज जो है ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अब हम लोग आते हैं कि भैया हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव का प्रयोग है ना, हैव का प्रयोग या फिर हैव का अर्थ होता है पास होना या फिर रखना, और अंत में आपको है या हैं ये आएगा ही आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वर्ड है, जैसे कि आई है, वी है, यू है और दे है। ये 4 वर्ड है, आई वी यू और दे शब्द है ना, दे शब्द है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आई वी यू और दे, कहने का मतलब है इन चारों शब्द के साथ जो है क्या यूज होगा, वो होगा हैव का प्रयोग। ठीक है ना, क्या होगा, हैव का मतलब आई के साथ हैव तो आई हैव, वी के साथ हैव तो वी हैव, यू के साथ हैव तो यू हैव, दे के साथ हैव तो यू दे हैव। तो ये याद आप रख लीजिए। ठीक है, इस पर एक्सरसाइज देखिए, मेरे पास एक कार है। इस वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या मैं मुझे एक कार है। ठीक है, बात समझ लो, मुझे एक कार है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं एक कार रखता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम यूज ऑफ हैव और हैज यूज करेंगे तो हम 3 तरह के हिंदी वाक्य बोल सकते हैं हैव और हैज के आधार पर। जैसे मेरे पास एक कार है, या मुझे एक कार है, या मैं एक कार रखता हूं। तीनों का एक ही मतलब होगा और वो है ये वाला ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, अब इन ट्रांसलेशनों को आप पढ़िए। तो लिखा हुआ है आई हैव ए कार, तो आई हैव ए कार का ही यहाँ पे 3 वाक्य हो जाता है, जिसमें आपका पहला वाक्य हो जाता है आई हैव ए कार का मेरे पास एक कार है ना। आई हैव का दूसरा हिंदी ट्रांसलेट है मुझे एक कार है, और इसका तीसरा हिंदी ट्रांसलेशन है मैं एक कार रखता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी वाक्य का जो फॉर्मेट है वो है के पास, या फिर रखना, या फिर
किसी के पास क्या चीज है। तो इस आधार पर तीनों वाक्य आपने सीख लिया बनाना। अब मैं आता हूं अगले वाक्य पे। यहां पे आप देख सकते हैं इस वाक्य को कि यहां लिखा हुआ है हमारे पास एक हाथी है। तो दोस्तों हमारे पास का मतलब क्या होता है, वी हैव, समझ गए। एक हाथी है तो एन एलिफेंट। तो उम्मीद है कि यहाँ पर वी के साथ आपने हैव का यूज करना, पहले भी मैंने बताया था कि ये जो चारों शब्द है इनके साथ आपको हैव का यूज करना है, तो आप तो वही तो कर रहे हो। देखिए यहाँ पर आई वी यू दे, यहाँ देखिए आई के साथ आपने हैव का यूज किया, ठीक है। वी के साथ भी किया, यू के साथ भी आपने हैव का यूज किया, दे के साथ भी आपने हैव का यूज किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर द गर्ल्स आ रहा है। तो यहाँ पे जब नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, जब नाउन प्लूरल नंबर में होता है तो उसके साथ भी आपको हैव का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ भी हैव का प्रयोग है। यहाँ देखिए राम है ना और सीता, ये दो आदमी है, मतलब दो आदमी एंड से जुड़कर आया है, मतलब ये जो सब्जेक्ट बना ये प्लूरल बन गया, इसलिए अब यहाँ पर हैव आया है। यहाँ पर देखो द पुअर, दोस्तों जब भी किसी भी वर्ड के पहले द लगा होता है तो वहां पर वो प्लूरल होता है, इसलिए वहां पर हैव का प्रयोग आपने किया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर द रिच है, तो यहाँ भी द रिच का मतलब वो अमीर लोग, और ये प्लूरल होता है, इसलिए आपने हैव का प्रयोग किया। उम्मीद है कि आपको ऊपर के ये जो सातों सेंटेंसेज हैं, इन सातों सेंटेंसेजों में आपने हैव का प्रयोग क्यों किया ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूंगा, वो ये कि फिर मैं याद दिला दूं कि आप टेंस ही पढ़ रहे हैं, और टेंस में आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, लेकिन उनमें से आप अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट टेंस पे के आधार पर आप जो है ये सीख रहे हैं कि हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक के मैंने इन सातों सेंटेंसेस पर मैंने एग्जांपल आपको बताया कि किस तरीका से आप एक वाक्य को, ये इसको अगर आपको समझ में आ गया आई हैव ए कार, तो आप बाकी के भी समझ में आपको आ जाना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल है उसको भी देख लीजिए। लिखा हुआ है कुछ विद्यार्थियों के पास बहुत कम किताबें हैं, तो कुछ विद्यार्थियों के पास, तो कुछ विद्यार्थी का इंग्लिश होता है सम स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग हो गया। उसके बाद कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन है, तो यहाँ पर सम फार्मर्स का मतलब कुछ किसान होता है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, अदरवाइज हैज का प्रयोग होता। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं वे सब प्लूरल है, मतलब दो या दो से ज्यादा है। इसमें एक केवल आई ही एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर रहते हुए हैव प्लूरल लेता है, और इसमें मीनिंग हमेशा सिंगुलर ही होगा, बाकी सभी के मीनिंग प्लूरल होंगे, ठीक है। वी हैव का मतलब वी हैव एन एलिफेंट का मतलब हम लोगों के पास हाथी है, मतलब हम लोग एक से ज्यादा लोग हैं और सभी के पास हाथियां हैं। लेकिन ऊपर के जो वाक्य आई हैव ए कार, इसमें केवल एक ही बात कही गई है कि मुझे केवल एक कार है। तो ये एक अपवाद है कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, जबकि हैज का होना चाहिए, क्योंकि आई एक आदमी को इंगित कर रहा है और इसलिए ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैव नहीं हैज का प्रयोग होता है, लेकिन आई के साथ केवल हैव का प्रयोग होगा। अगला रूल देखते हैं हैज के बारे में। दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ही के साथ तो हो जाएगा ही हैज, सी के साथ तो हो जाएगा सी हैज, इट के साथ तो हो जाएगा इट हैज, राम के साथ तो हो जाएगा राम हैज, सीता के साथ तो हो जाएगा सीता हैज। दोस्तों इसको हम कह सकते हैं कि ये सब थर्ड पर्सन में आता है और ये सब सिंगुलर है, और इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। चलिए वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है सीता के पास एक गुड़िया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए सीता एक आदमी है, इसलिए आपने हैज लगाया। एक गुड़िया है तो ए डॉल बन गया, सीता हैज ए डॉल। दूसरा है उसके पास एक साइकिल है। दोस्तों देखिए उसके पास, तो उसके पास का क्या होगा, ही हैज। यहां पर ही एक आदमी है और इसलिए आपने हैज लगाया, मतलब ही जो है सिंगुलर है, इसलिए आपने हैज लगाया। एक साइकिल है तो ए बाइसिकल है लिखा हुआ। तीसरा एग्जाम्पल उसके पास एक रिबन है, यहां भी वही बात है, उसके पास तो सी हैज। तो दोस्तों यहां पर सी क्या सिंगुलर है, इसलिए आपने हैज लगाया। उसी तरह से कुत्ता को एक पूंछ होता है, तो दोस्तों यहां पर ए डॉग का मतलब एक ही कुत्ता हुआ, ये ध्यान समझ लीजिए। नहीं, ए डॉग का मतलब क्या हुआ, सभी कुत्ते। तो याद रख लीजिए यहां पर जब भी ए डॉग, ए बॉय, ए पेन या फिर ए कैट हो तो वो सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसलिए यहां पे हैज का प्रयोग हुआ है। यहां भी मैन देखिए, मैन क्या है, एक आदमी है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हैज का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी में वैसा ही स्थिति है। यहां पर लिखा सोनू हैज सम लैंड, तो सोनू एक आदमी है, इसलिए यहां पर हैज का इस्तेमाल हुआ। सीमा एक लड़की है, इसलिए हैज का इस्तेमाल हुआ। इंडिया एक
एक देश है इसलिए हैज का इस्तेमाल हुआ, सीता एक लड़की है इसलिए हैज का, और रामू एक लड़का है इसलिए हैज का इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों आपने यहां देखा कि सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होता है। उसी आधार पर आपका एक्सरसाइज 1 है और इसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सिराज के पास एक पुरानी साइकिल है। तो दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट है वो है सिराज और सिराज एक आदमी है तो हैज का प्रयोग होगा तो हो जाएगा सिराज हैज। एक पुरानी साइकिल है तो एन ओल्ड बाइसिकल तो हो जाएगा सिराज हैज एन ओल्ड बाइसिकल। तो इस आधार पर आप इस एक्सरसाइज को बना लेंगे और इसी एक्सरसाइज का कुछ वाक्य यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर फिर हिंट्स है और आप देख सकते हैं जो वर्ड्स आपको अगर चाहिए, जैसे पुरानी का इंग्लिश क्या होना चाहिए तो ओल्ड है, इसी तरह साइकिल का इंग्लिश क्या है तो बाइसिकल है, कोट को इंग्लिश में कोट ही बोलते हैं, बक्सा को इंग्लिश में बॉक्स बोलते हैं और इस तरह से आपके पास जो है वर्ड पावर है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि टू हैव जो है, टू हैव 3 भाई है, उनमें से हैव और हैज इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और यूज ऑफ हैड का प्रयोग जो यहां देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में यूज होगा। और यहां पर पहले हम ये जान लेते हैं कि हैड का मीनिंग क्या है। दोस्तों हैव और हैज का मतलब तो होता है के पास है, लेकिन ये जो हैड है ना, ये हैड है ना, इस हैड का मतलब होता है के पास था और इसका प्रयोग आप करने जा रहे हैं पास्ट टेंस में। तो चलिए देखते हैं पास्ट टेंस में किस तरह के हिंदी वाक्य आता है। जैसे मेरे पास एक हाथी था। दोस्तों पास्ट टेंस का पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी वाक्य के अंत में आप देख सकते हैं, देखिए था है ना, था, थी, था, थी, मतलब था, थे, थी में से कोई एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। और यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ मेरे पास एक हाथी था, तो यहाँ पर हैड का मतलब क्या हुआ, के पास था या रखता था, इन 2 माना होता है इसका। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। मेरे पास एक हाथी था, तो मेरे पास का इंग्लिश क्या होगा, आई हैड। दोस्तों इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये हैड जो है ना, हैड, यहाँ हैड जो है ये चाहे सब्जेक्ट आई हो, सॉरी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग। यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं है कि आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करो और ही सीट के साथ हैज का यूज करो, यहाँ पर कोई नियम नहीं, यहाँ पर नियम टूट जाता है और यहाँ सभी के साथ आपको क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। याद रख लीजिए, देखिए यहाँ पर आई है उसके साथ भी हैड, यहाँ पर सोनू एक आदमी है तो भी हैड, यहाँ पर हरी है तो उसके साथ भी हैड, यहाँ पर दे है, यहाँ पर देखो दे क्या प्लूरल है उसके साथ भी आपका हैड का प्रयोग, सोहन यहाँ पर सिंगुलर है इसके साथ भी हैड का, मतलब सबके साथ आप देख सकते हैं कि हैड का प्रयोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस की तुलना में ये वाला जो पास्ट टेंस है इसको समझना और बनाना भी बहुत सरल है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज आपके सामने है और अब वाक्य आपने देखा कि मेरे पास एक हाथी था तो आपने मेरे पास का आई हैव, सोनू के पास है तो सोनू हैड, हरी के पास था तो हरी हैड, उसी तरह उन लोगों के पास था तो दे हैड, सोहन के पास था तो सोहन हैड, आई हैड, क्या कहते हैं, मेरे पास था तो आई हैड, राजा दशरथ के पास था तो राजा दशरथ हैड, एक राजा के पास था तो एक किंग हैड, एक किसान के पास था तो ए फार्मर हैड, रवीना के पास था तो रवीना हैड, माँ दुर्गा के पास था तो माँ दुर्गा, क्या कहते हैं, मदर दुर्गा हैड, नेहरू के पास था तो नेहरू हैड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको है ना कोई भी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सब के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सीखना या फिर समझना सरल ही होगा। चलिए चलते इसके एक्सरसाइज की तरफ और देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 जो है वो इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने हिंट्स है, वर्ड वोकैबुलरी चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पास एक घर था तो घर का इंग्लिश क्या है वो आपको इसमें मिल जाएगा। उसी तरह मेरे पास 5 नौकर थे तो यहाँ पर नौकर का इंग्लिश क्या है वो इसमें मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग अगले स्टेप बढ़ाते हुए और वो है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको नॉट जोड़ देना है, बस वो अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हैव, हैज और हैड, इससे ओनरशिप का सेंस निकलता है। ऑनरशिप का मतलब है कि वहां पर स्वामित्व, यानी जो स्वामी है, जो मालिक है, वो अपना पोजीशन को, अपने अधिपत्य को, यानी अपने अधिकार को वो दर्शाता है। समझ रहे हो बात? और इसमें हम अगर नॉट जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए मेरे पास एक कलम नहीं है तो आपने क्या कहा, मेरे पास का तो हो गया आई हैव, नो पेन का मतलब कलम नहीं तो हो गया आई हैव नो पेन, मेरे पास
कलम नहीं है। उसी तरह दूसरा है उसके पास गायें नहीं है, तो उसके पास क्या हो गया, ही हैज़ नो काउ। याद रख लीजिए, अगर मेरे पास है तो आई हैव होगा, या यू हैव होगा, या दे हैव, वी हैव। और मेरे पास था है तो आई हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, दे हैड, वी हैड, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। जैसा कि तीसरा में है तुम्हारे पास रेडियो नहीं था, तो यहाँ पर देखिए यू के साथ आपने हैड का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास रेडियो नहीं था, यहाँ पर बाद के पास था वाला बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यू हैड का इस्तेमाल आपने किया। तीसरा ये वाला एग्जाम्पल भी वैसा ही है, सीता हैड, सीता के पास एक घर नहीं था। यहाँ राजू वाला है, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस में क्योंकि हैज का प्रयोग हुआ, तो राजू के पास पैसे नहीं है, और हैड लगा होता तो होता राजू के पास पैसे नहीं थे। और इसी तरीका से ये वाला वाक्य है, रानी के पास एक किताब नहीं है, तो रानी के पास किताबें नहीं है, तो रानी हैज नो बुक। अगर यहाँ पर होता रानी के पास किताबें नहीं थी तो रानी हैड नो बुक्स होता। तो उम्मीद है कि दोस्तों की आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हैव हैज यूज करना है, कहाँ पे हैड यूज करना है। कुछ और एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं, उम्मीद है आप बना लोगे। आप एक्सरसाइज 3 जो है उसी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में दिए गए वाक्य को आपको बनाना है। दोस्तों इसमें आपको सोनू के पास जूते नहीं है, अगर जूते का इंग्लिश चाहिए तो ये इस डायग्राम में आपको मिल जाएगा। मतलब हिंदी यानी इस वाक्य के अंदर जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं, उन सभी शब्दों को नीचे दर्शा दिया गया है। तो दोस्तों आपने ये सीख लिया कि हैव हैज हैड क्या है। लेकिन अब आप देखिए हैव हैज हैड का अगला यूज क्या है, या फिर हैव हैज हैड को हम अगले क्या कहते हैं, एक नए तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए हैव हैज इन दोनों का प्रयोग तो प्रेजेंट टेंस में करना है, और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में। और अगर उसमें नॉट लगा दोगे तो वो सब के सब नेगेटिव बन जाएगा, है ना, सब के सब नेगेटिव बन जाएगा। अब याद रख लीजिए हैव हैज और हैड, ठीक है, जब आप किसी सेंटेंस में यूज करना चाहें और उसके बाद नॉट यूज करना चाहें, तो नॉट के बाद एक वर्ड है जिसे आपको फिक्स करना है। जैसे कि आपको वहां पर क्या बोलना है, या तो मैनी, या मच, या फिर एनी, या फिर एनफ, या फिर सफिशिएंट। दोस्तों यहाँ पे मैनी का प्रयोग करना है काउंटेबल नाउन के लिए, यानी जहां पर नाउन गिन सकते हो। मच का प्रयोग आपको करना है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, जिसे आप नहीं गिन सकते। उसके बाद ये देखिए एनी का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी। बाकी के ये जो एनफ और सफिशिएंट है, यहाँ पर एनफ और सफिशिएंट का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, मतलब जिसे आप नहीं गिन सकते, ठीक है। तो चलिए इन सब का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। मैनी माने बहुत, मच माने भी बहुत, एनी माने कोई, एनफ माने पर्याप्त, या फिर एनफ का मतलब काफी होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी का मीनिंग मैं बता दिया। मैं आता हूँ वाक्य पे, और वाक्य है मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यहाँ पर ट्रांसलेशन है आई हैव नॉट एनफ मनी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एनफ शब्द कहाँ आया, नॉट के बाद आया, और मनी जो कि अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले आया। तो इस वाक्य को आप नीचे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट सफिशिएंट मनी। जैसे कि मैंने कहा कि एनफ और सफिशिएंट दोनों का एक ही मीनिंग होगा, तो आप एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हो। तो ऊपर के ये वाक्य हुआ सॉल्व। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर, उसके पास बहुत गायें नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बहुत शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर बहुत है और यहाँ पर गायें हैं, और गायें क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन के लिए या फिर जितने भी गायें हम इसको गिन सकते हैं, और यहाँ पर इन गायों के लिए बहुत यूज हुआ। तो इनमें से कौन सा शब्द होगा, तो इनमें से मैनी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए बहुत के सेंस में मैनी का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है उसके पास बहुत गायें नहीं है। तो उसके पास का हो गया ही हैज। अब देखिए नॉट मैनी काउज, तो यहां पर मैनी का मतलब हुआ बहुत, काउज माने गायें। इस तरह से तुम्हारे पास बहुत धन नहीं है, तो इस वाक्य को देखिए तुम्हारे पास बहुत धन नहीं है, तो तुम्हारे पास का इंग्लिश हो गया यू हैव। आगे है नॉट मच वेल्थ। दोस्तों यहां पर मच क्यों आया, क्योंकि धन जो है ना अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते, बल्कि हम इसे या तो नापेंगे या फिर तोलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि हैव हैज हैड प्लस नॉट, इसके बाद आपको जोड़ना है मैनी या मच या एनी या एनफ या फिर सफिशिएंट।
शुरू में मैंने बता दिया था मैनी का प्रयोग आपको काउंटेबल नाउन के लिए करना है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करना है, एनी का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए करना है, और एनफ और सफिशिएंट का प्रयोग केवल अनकाउंटेबल के लिए करना है। उस पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 4 है। उम्मीद है आप एक्सरसाइज 4 बना लीजिएगा। और आगे इसी आधार पर आपके पास जो है ये हिंट्स वाला वर्ड्स है, जैसे बहुत का इंग्लिश क्या है, मैनी है संख्या को बताने के लिए, अंडे का इंग्लिश क्या होता है तो 100 होता है, फिर बहुत का इंग्लिश क्या होता है मच है, और ये मात्रा को बताने के लिए करना है। तो कुल मिलाकर आपके पास ये सारे शब्द दे दिए गए हैं। फिर वही बात आप इसके बाद बना सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको करना कुछ नहीं है, यानी आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है हैव या हैज या फिर हैड से। समझ रहे हो बात को? और ये तीनों के तीनों एक ही चीज को दर्शाता है, ओनरशिप को। हिंदी में उसको बोलते हैं स्वामित्व, या फिर आप पोजेशन भी बोल सकते हैं। यानी आप अक्सर जैसे आप बोलते हो ना यह मेरा घर है वो तुम्हारा घर है, तो यहां पर जैसे मैं बोलूं कि यह मेरा घर है तो मैं इसका स्वामी हो गया ना, मैं इसका मालिक हो गया। किसका? इस घर का। यह मेरा घर है तो जो घर का स्वामी कौन? मैं हूं। तो यहां पर हैव हैज यानी हैव हैज का प्रयोग जब आप करते हो तो यहां पर हैव हैज का मतलब होता है ओनरशिप को दर्शाना। तो चलिए ये तो आपको पहले से भी पता था। हम लोग सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, पहले तो देखना है हिंदी वाक्य, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी के पहले क्या। तो पहली बात तो ये पकड़ में आ गया कि ये वाक्य जितने भी है सब इंटेरोगेटिव है। अब हमें देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है या पास्ट टेंस में। तो दोस्तों अगर प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो हैव से शुरू होगा या फिर हैज से शुरू होगा। समझ रहे हो? यानी अगर वो वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो वो सेंटेंस या उस सेंटेंस की शुरुआत हैव से होगा या हैड से होगा। और अगर उस सेंटेंस की अगर वो पास्ट टेंस है तो उसकी शुरुआत हम केवल हैड से करेंगे। चलिए हिंदी वाक्य देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक सेब है? तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए हैव से मैंने शुरू किया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, तुम्हारे का इंग्लिश हो जाएगा यू, तो हो जाएगा हैव यू, मतलब क्या तुम्हारे पास। उसके बाद है एक सेब, तो एक सेब का इंग्लिश है यहाँ पर एन एप्पल, तो हो गया हैव यू एन एप्पल। क्या तुम्हारे पास एक सेब है? दोस्तों यहीं पे आप एक चीज और सीख सकते हो। अगर मैं कहूँ इसमें नॉट लगाइए तो नॉट कहाँ लगेगा? क्या हैव के बाद लगेगा, क्या यू के बाद लगेगा, क्या एन के बाद लगेगा, या एप्पल के बाद लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो हम जैसा कि देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट है यू, तो इस स्थिति में आप नॉट इसके जस्ट बाद लगाएंगे, तब क्या बन जाएगा? हैव यू नॉट एन एप्पल। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ इस इंट्रोगेटिव में सिंपल तो आपने ये देख ही रहे हो, सिंपल आप देख ही रहे हो। इसमें अगर आप अगर नेगेटिव लगा दोगे तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, है ना। इसी आधार पर आप दूसरा वाक्य देख सकते हो। लिखा हुआ है क्या मोहन के पास एक घर है, तो लिखा हुआ है हैज मोहन। क्या मोहन के पास एक घर है, तो ए हाउस। तो दोस्तों इसमें अगर नॉट लगाना है तो कहाँ लगाना है? मोहन के बाद लगाना है, तब हो जाएगा हैज मोहन नॉट ए हाउस। तो बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और अभी ये इंट्रोगेटिव सिंपल। तो इस तरीका से अगला वाक्य देखिए, क्या उन लोगों के पास किताबें हैं, तो हैव दे का मतलब क्या? उन लोगों। तो हैव दे का मतलब हुआ क्या? उन लोगों के पास। अब बुक का पुस्तकें। तो कुल मिलाकर ये भी एक्सरसाइज आप जानते ही हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 5 के आधार पर आपका कुछ सेंटेंसेज हैं, आपके पास ये वर्ड वोकैबुलरी है। आप जान सकते हैं ड्राइवर का जो है ड्राइवर होता है, कुछ का इंग्लिश सम और एनी दोनों होता है, ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। इस तरह के सारे शब्द आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 6 में। तो एक्सरसाइज 6 में भी आपको जो है उसी पर बेस्ड वाक्य है, आप देख सकते हैं। इस वाक्य को भी आप बना सकते हैं। सामने में फिर हिंट्स आ गया। एकता को इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। सोने का चेन इंग्लिश में अ चेन ऑफ गोल्ड बोलते हैं। बहुत का इंग्लिश मच बोलते हैं। तो ये आपके वर्ड वोकैबुलरी थे। उसके बाद आपका अगला लेसन स्टार्ट होता है, लेसन नंबर 8, और उसमें आप सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ शैल हैव एंड विल हैव का। तो दोस्तों यहाँ पे आप यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव क्या है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सामान्यतः आई और वी के साथ आप यूज करने वाले हैं शैल हैव। तो जब जैसे ही आप आई और वी के साथ शैल हैव लगाइएगा तो यहाँ पर देखो आई शैल हैव,
तो आई शैल हैव का मतलब होगा मेरे पास होगा। और अगर वहां पे विल बोल रहे हैं तो हो जाएगा वी शैल हैव, तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों के पास है। तो दोस्तों यहाँ पर आई और वी जो है वो है सब्जेक्ट, समझ रहे हो, और इन सब्जेक्टों के साथ आप लगाएंगे शैल हैव का प्रयोग, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, बाकी के आई और वी को छोड़कर, बाकी जैसे ही, सी, इट, दे, है ना, यू, उन सभी के साथ लगाना होगा विल हैव, समझ रहे हो। तो जैसे ही आप उनके साथ विल हैव लगाओगे तो वहां पर हो जाएगा जैसे कि यू विल हैव, तो तुम्हारे पास होगा, सी विल हैव, सी उसके पास होगा, ही विल हैव उसके पास होगा, सीता विल हैव सीता के पास होगा। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि ये जो के पास होगा वाला सेंटेंसेस हैं वो कौन सी टेंस को दर्शा रहा है, वो फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि आप फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं एक वाक्य लिखा हुआ है, मेरे पास एक घर होगा। पहली बात तो यहाँ पर होगा मतलब भविष्य की बात है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये टेंस आपका फ्यूचर टेंस हो गया। तो चलते हैं, मेरे पास एक घर होगा, तो मेरे पास का इंग्लिश हो जाएगा आई शैल हैव, एक घर का इंग्लिश हो जाएगा ए हाउस। तो दोस्तों यहाँ पर आई के साथ आपने क्या लगाया, शैल हैव, वी के साथ भी आपको शैल हैव ही लगाना है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं सब के साथ आपको विल हैव लगाना है। देख लीजिए यहाँ पर यू आ गया तो यहाँ पर उसके साथ विल हैव का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर राम आ गया तो इसके साथ आप विल हैव का प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद सीता है तो सीता के साथ विल हैव है, यहाँ पर हरि है तो हरि के साथ विल हैव है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है और बाकी जितने भी है विल हैव का प्रयोग करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर एक बार और याद दिला दूं कि जैसे ही आई शैल हैव या यू विल हैव जब बोला जाता है तो उसका मतलब हुआ के पास होगा। तो इस आधार पर आपको मैंने पहला वाक्य बताया कि मेरे पास एक घर होगा तो हो गया आई शैल हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर होगा। हम लोगों के पास घर है तो वी शैल हैव ए कार। तुम लोगों के पास 2 पुस्तकें होंगे तो यू विल हैव 2 बुक्स। राम के पास पैसा होगा तो राम विल हैव मनी। सीता के पास एक रिंग होगी तो सीता विल हैव ए रिंग। और हरि के पास बहुत धन होगा तो हरि विल हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ। तो ये जो सेंटेंस थे दोस्तों ये सब सिंपल थे। अब इसके नेगेटिव सीखिए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, और नेगेटिव सीखने के बाद आप सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले आप सीखेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव में चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव की बनावट होगी शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। तो उम्मीद है कि आपको शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव आपको समझ आ गया होगा और सीख रहे हैं आप नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस का बनावट शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव होता है। और आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ मेरे पास कोई कार नहीं होगी, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल नॉट हैव एनी कार। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए वाक्य नेगेटिव है तो नॉट आया कहाँ पे, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए तो नॉट जो है वो शैल और हैव के बीच में आया, और या फिर विल और हैव के बीच में आया। ये देखिए दूसरा वाक्य में जो नॉट आया है वो विल और हैव के बीच में आया है, समझ रहे हो ना। तो ऊपर के जो 2 वाक्य हैं वो नेगेटिव है, मेरे पास कोई कार नहीं होगी आई शैल नॉट हैव एनी कार, और दूसरा वाक्य तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव एनी मनी। तो ऊपर के दोनों वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नॉट कहाँ आया, शैल और हैव के बीच में नॉट आया, ये भी याद रख लीजिए। नीचे के जो 2 वाक्य है यानी कि तीसरा वाला और चौथा वाला वाक्य वो है इंटरोगेटिव। क्यों, क्योंकि हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या से है, तो पहली बात तो ये इंटरोगेटिव है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एंडिंग में जो लाइन है वो है होगी, होगा, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो आंख मूंद के आप शैल और विल से सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या मेरे पास एक कार होगी, तो यहाँ पर आपने कहा शैल आई, मैंने क्या बताया था आई के साथ शैल होता है इसलिए शैल का पहले आया यूज, तो शैल आई हैव ए कार। उसी तरह से है क्या तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं होगा, तो अब देखिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं होगा के लिए वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो आप यहाँ पे विल का यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, यू के साथ विल ले आता है। हाँ अगर आई और वी होता तो शैल होता यहाँ, लेकिन यहाँ आई और वी नहीं है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद नॉट हैव एनी मनी मतलब कोई पैसा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये लेसन कि ये नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। इसी आधार पर आपकी एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1 जो है इसमें दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे, एक आपको नेगेटिव, एक आपको इंटेरोगेटिव। तो एक्सरसाइज 1 और इसका आपका वर्ड वोकैबुलरी है, एक्सरसाइज 2 का वर्ड वोकैबुलरी है ना। तो ये थे आपके जो है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, यानी कि ये वाला एक्सरसाइज और ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। ये दोनों के दोनों उसी पर आधारित था, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बेस पे। अब जो है वो है लेसन नंबर 9, और लेसन नंबर 9 में आप सीखने वाले हैं